एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी का एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके और बायोलॉजी को एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बना सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो कह सकती हूँ क्या मैं इसे। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट वीडियो। किसका बच्चों जी? आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का वन शॉट वीडियो। पर क्योंकि आपको पता है कि आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले पार्ट से इवोल्यूशन को डिडक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी के बारे में। सो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली टर्म 2 वाले बच्चों के लिए हो सकता है, पर अगर कोई बच्चा 9th से 10th मूव कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो वरदान साबित हो सकता है। मैम वन शॉट में हम सारा कंटेंट कैसे जानेंगे? यही तो शिप्रा मैम की खासियत है बच्चों। चाहे बच्चा 11th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, नीट का हो, वन शॉट भी अगर वो दे रही है ना तो कंटेंट पूरा देती है। थोड़ा समय लग सकता है पर कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हेरिडिटी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब कुछ नहीं बच्चों, हेरिडिटी का मतलब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ध्यान से सुनिए, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट ट्रांसफर देयर कैरेक्टर टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है? यही लिखा हुआ है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी बेटा ऐसा नहीं होता कि माँ बाप की बिल्कुल जो वो कहते हैं ना, एक गाना था, मैं तो तेरे पापा की कार्बन कॉपी नहीं होता, गलत गाना बना रखा है ये बेटा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि हम जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना कैरेक्टर अपने बच्चे को देते हैं, पर उसके बावजूद उनका बच्चा कभी भी उनकी आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो सकता। जैसे देखो बच्चे के बाल ऐसे हैं, मुंह मम्मी की तरह है, तो कभी भी आइडेंटिकल कॉपी बच्चा अपने माँ बाप की नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आगे इस चैप्टर में हम जानेंगे। समझ में आ गई बात? तो कोई भी एक इंडिविजुअल अपने माँ बाप की तरह एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे सकता। नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली अलाइक, द मेंबर ऑफ वन स्पीशीज डिफर फ्रॉम अदर इन द सेम कैरेक्टर। इवन सेम कैरेक्टर में भी आप अलग दिखेंगे। हाइट हो सकता है आपकी डिफरेंट दिखाई देगी, कलर आपका डिफरेंट दिखाई दे, आपका फीचर डिफरेंट दिखाई देता है। ये जो डिफरेंस है बेटा ध्यान से सुनना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड एज आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी जब भी हम बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स की जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैरेक्टर कभी भी जो बच्चे के होते हैं वो माँ बाप की तरह एग्जैक्टली वैसे नहीं हो सकते। हमेशा जो बच्चा होता है वो माँ बाप से डिफरेंट दिखाई देता है। ये जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनो, ये जो डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसे ही हम कहते हैं वेरिएशन। जैसे मैं बात करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे मेरे फादर हैं जो उनका कलर थोड़ा डार्क है मान लो, मेरी जो मदर है उनका कलर फेयर है मान लो, तो मेरा जो कलर हुआ वो व्हीटिश हुआ। तो इन दोनों का क्या एग्जैक्टली कलर मेरा किसी से मैच कर रहा है? ना, तो दोनों का मिक्सचर मैं दिख रही हूँ। मेरी थोड़ी झलक मेरे पिताजी की है, थोड़ी झलक मेरी माता जी की है, तो ना तो मैं एग्जैक्टली उनकी तरह दिख रही हूँ, ना तो बिल्कुल अलग उनकी तरह दिखाई दे रही हूँ। उनकी तरह कुछ कुछ दिखाई दे रही हूँ जो ये बता रहा है कि हेरिडिटी हुई है भैया, कैरेक्टर आया है, पर टोटली नहीं दिखाई दे रही हूँ। इसका मतलब है कि मेरे अंदर वेरिएशन हुआ है। सो वेरिएशन आर द डिफरेंसेस जो किसी इंडिविजुअल द्वारा दिखाई जाते हैं, एंड ऑल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट रिफर्स टू एज वेरिएशन। क्लियर है इतनी बात? तो जो ऑफस्प्रिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात तो आपको सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? सो डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है, एंड बाय द ऑफस्प्रिंग। क्लियर है इतनी बात? तो जो भी डिफरेंसेस आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, इंडिविजुअल के द्वारा दिखाई दे रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। एक ही परिवार के माँ बाप के चारों बच्चों में चारों अलग अलग दिखाई ही इसलिए दे रहे हैं, अब चारों दिखेंगे कि भाई बहन है, पर एग्जैक्टली कोई किसी की तरह नहीं दिखाई देता। ये जो डिफरेंसेस आपको इन चारों बच्चों में दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम वेरिएशन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि इस दुनिया में 10 लोग एक जैसा दिखाई देता है, कोई 10 बस एक जैसा नहीं दिखाई देता, ठीक है। हर शिप्रा मैम जैसी 10 शिप्रा मैम हो सकती ना, शिप्रा मैम एक अकेली वन मैन आर्मी और हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है। तो
हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी 10 लोग एक जैसा नहीं दिखाई देता, हर किसी का यूनिक फीचर होता है और कभी भी हम एग्जैक्टली किसी की तरह दिखाई नहीं दे सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग, इट इज कॉल्ड एज फ्री ईयर लोब। ठीक है, जैसे मेरा ईयर लोब कैसा है, ये भी हैंगिंग ईयर लोब है, पर किसी किसी का ईयर लोब आप देखोगे तो इस कनपट्टी से चिपका हुआ रहता है। लुक एट दिस। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा ईयर लोब जो होता है ऐसा फ्री रहता है, हमारा मेरा भी फ्री है, पर बहुत सारे लोगों का ईयर लोब फ्री नहीं रहता, वो कनपट्टी से चिपका हुआ रहता है। ये बात समझ में आ रही है? और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनका ईयर लोब जो है वो चिपका हुआ था, तो एक का ऐसा फ्री रहता है और एक का चिपका हुआ रहता है। तो बेटा है तो दोनों ईयर लोब ही, तो ये दोनों ही ईयर लोब में जो डिफरेंस है ना बेटा, इसी को तो अपन वेरिएशन कहते हैं। जैसे स्किन कलर, किसी का काला, गोरा, बहुत गोरा, सावला, गेहुआ, ये वो फलाना ढमाका, ये स्किन कलर के क्या है, वेरिएशन। समझ में आ गई बात? सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी। ठीक है, एनी डिफरेंसेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। Variation can be of many types. Example is free and fused earlobes of the human beings, skin color of the human beings, ठीक है, बालों का कलर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, आंखों का कलर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये सब वेरिएशन ही तो है। क्लियर है? किसके वेरिएशन? कैरेक्टर के वेरिएशन। क्लियर? जैसे स्किन का कलर एक कैरेक्टर है, बालों का कलर एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, ईयर लोब एक कैरेक्टर है, तो ये सबके कैरेक्टर के क्या है, वेरिएंट्स। क्लियर है बच्चों जी? आगे बढ़े। नाउ अब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैम हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इन दोनों में आप हमको डिफरेंस बता दीजिए। समझिए बात को। हेरिडिटी जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी। ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर, मक्खन मलाई हो गई बेटा जी? क्लियर है ना? अब कि जब क्या प्रोसेस कर रहे हो भैया, कौन सा जीन ट्रांसफर कर रहे हो, क्या किस प्रोसेस से तुमने ट्रांसफर किया, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर है? क्लियर है? जा रहा है हेरिडिटी है, पर कैसे जा रहा है, इनहेरिटेंस है। क्लियर है? जा रहा है हेरिडिटी है, पर कैसे जा रहा है, इनहेरिटेंस है बेटा। क्लियर है इतनी बात? सो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, बट द प्रोसेस कि वो जाता कैसे है, जाता है कैसे वो, ये जानना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कैसे गया, इट इज द इनहेरिटेंस, एंड द पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। जीन से कैसे ट्रांसफर हुआ, इट इज इनहेरिटेंस। तो गया, ठीक है, ये है हेरिडिटी, कैसे गया, कैसे गया, ये हुआ इनहेरिटेंस। क्लियर है? तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि मुझे इंडियन आइडल में जाना चाहिए? मुझे लगता है कभी कभी, पर मुझे लगता है कि मुझे दूर से देख के भगा देंगे कि आप भाग जाइए यहाँ से, कितना गंदा गाती हैं आप। ठीक, चलो आ जाओ। एंड द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है, जाता है, ये है हेरिडिटी, पर किस प्रोसेस से जाता है, ये है इनहेरिटेंस। तो हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? हम ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी पढ़ना है तो इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो तो हेरिडिटी भी पढ़ रहे हो, मतलब एक दूसरे के जो है तो राम श्याम है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये दादा दादी, ये हुए दादा दादी की, ये हुई लड़की, ये हुआ लड़का, लड़की की शादी हुई लड़के से, इसके बच्चे हुए 1 2 3, इस लड़के की शादी हुई इस लड़की से जो कि काफी पिंपल वाली है, और इसके 3 2 आओ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ठीक है, व्हाट इज दिस। ठीक है, चलो चलो मैं कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ, ऐसे हो जाता है। तो इसकी शादी इससे हुई, इसके 2 बच्चे हुए जो कि इस तरीके के दिख रहे हैं, जैसे लाल बाल वाले दिख रहे हैं, मम्मी का कैरेक्टर आ गया। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। पर जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है, क्या क्या मैडम क्या कर रही हो शिप्रा मैम, बताओ जरा कैसे हुआ ट्रांसफर, दिस इज द इनहेरिटेंस। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो कुछ एनसीईआरटी की बात कर लेते थे अपन। आ जाओ। ऑल अराउंड वी सी द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हाँ मैम, इस पूरी दुनिया में हम अलग अलग जगहों पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, मतलब नो वन इज आइडेंटिकल यार, इतने ह्यूमन बींग्स हैं पर कोई किसी का आइडेंटिकल। हम मेरे को देख के लोग कहते हैं कि तुम शिप्रा मैम, शिप्रा तुम ऐसे दिखती हो, पर कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकते तुम यही हो। मेरी आइडेंटिटी अलग है और मैं अलग ही दिखूंगी। दे ऑल लुक डिफरेंट एज अ स्पीशीज, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन यू लुक फॉर डिफरेंसेस, ठीक है, ये यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है, बट व्हेन यू लुक फॉर डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, नो टू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, वी एक्वायर अ कॉमन बॉडी डिजाइन अलॉन्ग विद द सबटल चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी, देखो ध्यान से सुनो, ये है इसके, ये एक आदमी है, ये सारे आदमी हैं, पर हर आदमी में 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आंख, 1 मुंह है।
पर हर आदमी में आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बेटा जी? दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हाँ मैम, इसका ग्रीन सर है, इसका लाल सर है, इसका ग्रीन सर है, इसका ग्रीन सर है, पर बॉडी अलग अलग प्रकार की है। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी का बॉडी डिजाइन एक जैसा ही है। 2 आंख हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। ऐसा तो नहीं कि अपने पास 2 है 10 मुंह है, अपन रावण बन के घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। सबके पास एक ही मुंह होता है। पर बात यह है कि उसके डिजाइन जो है चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो सबकी बेसिक बॉडी डिजाइन एक जैसे है, पर उनके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, इसलिए उनकी शक्ल और अकल दोनों अलग अलग हो जाती है। क्लियर है? आ जाइए आगे बात कर लेते हैं। नाउ ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ। अभी तक हमने क्या क्या क्लियर कर लिया? हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। क्लियर है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी। ठीक है, कभी भी प्रोजेनी पेरेंट की तरह नहीं दिखती, तो बदलाव जो है इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। एक ही कैरेक्टर के, एक ही ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने सारे वेरिएंट दिखाई देते हैं। फिर हमने पढ़ा इनहेरिटेंस, किस प्रोसेस से हेरिडिटी हो रही है, दिस इज इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा जी, अब अपन बात करते हैं कि जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वेरिएशन, आ जाओ देखो, जब भी ला 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 ला, ठीक है, जब भी बेटा जी हम बात करेंगे वेरिएशन की, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कहाँ पर आपको सबसे अधिक वेरिएशन दिखेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लल्ला ध्यान से सुनना मेरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एक ही पेरेंट जो होता है वो डिवाइड कर लेता है और 2 प्रोजेनीज बना लेता है। क्लियर है? ये जो है ये हैं बिल्लू ने डिवाइड किया और इन्होंने 2 टिल्लू और मिल्लू बना दिए। क्लियर है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये है स्पर्म और ये है बेटा जी ओवा। इन दोनों के बीच में होगा बेटा जी क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, और इसके फलस्वरूप बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और यही जाइगोट बाद में चल के बेबी बनाएगा। ठीक है, बेबी बनाएगा, बच्चा बनाएगा। तो स्पर्म जो है ये कहाँ से आ रहा है बेटा? स्पर्म मैम आ रहा है मेल से और ओवा आ रहा है फीमेल से। भैया फीमेल में अलग जो है कैरेक्टर है, अलग अलग प्रकार के। भैया फीमेल सांवली है, मेल गोरा है, मेल सांवला है, फीमेल गोरी है, फीमेल के बाल लंबे हैं, भूरे हैं बाल, लड़कों के बाल काले हैं। तो अलग अलग जो है इनके पास अलग अलग वेरिएट जो है, ध्यान सुनना, बालों का कलर एक कैरेक्टर है पर इससे एक अलग वेरिएशन आ रहा है, इससे अलग वेरिएशन आ रहा है। दोनों का मिक्स होकर बच्चे में कोई अलग ही वेरिएंट बन सकता है। तो इसका मतलब ये कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हमेशा आपको चेंज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दिखाई देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज नहीं दिखाई देगा। या एक्चुअली चेंज होता है पर वो आपको दिखाई नहीं देता, बहुत ही स्लो चेंज, बहुत ही धीमे चेंज होता है। अब आपको कुछ चीज़ें सिखाती हूँ, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सुन लोगे, समझ लोगे तो पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। देखो, मान लो कि एक बैक्टीरिया है जिसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए। यही लिखा है इसमें, वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बैक्टीरिया हैज अ वेरिएशन ड्यू टू विच कैन टॉलरेट अ लिटिल मोर हीट रेजिस्टेंट विल गो ऑन द एक्यूमुलेटिंग इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। दिस विल अल्टीमेटली गिव राइज टू द वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया विच विल बी हाईली हीट रेजिस्टेंट एंड एबल टू सर्वाइव इवन एट द वेरी हाई टेम्परेचर। समझना, ध्यान से देखना, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आ जाओ, देख लो। देखो, ये है बेटा जी एक बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है, ये है एक बैक्टीरिया। डन। अब इस बैक्टीरिया में देखो, सी भूल गई ना, इस बैक्टीरिया में हमने कौन सा रिप्रोडक्शन किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ध्यान से सुनना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक तो हमें ऐसा ही सेम टू सेम बैक्टीरिया मिल गया, ध्यान से देखो, एक तो बिल्कुल ऐसा ही मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। पर एक अगर मैं देखूं तो इसमें ना मुझे थोड़े से चेंजेस दिखाई दिए, ये देखो। क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो बैक्टीरिया है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दे रही हूं आपको मैं, जब ये बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था तो एनवायरनमेंट में हुए कुछ चेंज। क्या हुए बेटा जी? एनवायरनमेंट में हुए कुछ चेंज। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। समझ में आई बात? एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से इसके जीन्स जो है ये थोड़े से बदल गए। ठीक है,
इसके जीन्स क्या हो गए चेंज, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगे, देखो पैरों से लिखना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, इसके जीन हो गए चेंज, ठीक, इसके जीन चेंज होने की वजह से इसको एक सर्वाइवल एडवांटेज मिला। फिर से समझना, टेंशन नहीं लो, ध्यान से देखो, एक बैक्टीरिया था, डन है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, ठीक है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ा ली उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उनको हीट में ले जाया गया तो सारे मर गए। मतलब मान लो कि एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है 10,000, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर करके 10,000 बैक्टीरिया उनने बना रखे हैं। जब हम उनको हीट में लेके गए तो 9,999 मर गए, एक बच गया। मैडम उसमें ऐसा क्या दे दिया है कि वो बच गया? ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द एसेक्सुअल, वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमेशा हमें बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, एसेक्सुअल में देखने को नहीं मिलता। पर कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आपको बदलाव मिल सकते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज। कभी कभी रिप्रोडक्शन के दौरान जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो जो बैक्टीरिया होता है वो अपने जीन और अपने डीएनए में कुछ चेंजेस कर लेता है, जिसकी वजह से भले ही उसके 2 बच्चे बन रहे हो, एक वैसा ही बने जैसा वो उसका बाप था, पर एक में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंज जो होगा, अब देखो ये चेंज वाला बैक्टीरिया जो है जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये भी मान लो 2 कॉलोनीज बनाया, एक तो इनने ये बना दी, ध्यान से देखना, एक तो इनने ये बना दी, हाँ मैम समझ में आ गया, और एक भाई साहब इनने जो है ये वाली बना दी, ठीक। तो अब आप देखो ये पर्पल वाली बना दी, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये तो नीला नीला ही चलता रहेगा, पर क्योंकि ये बदल गया है इसलिए इन्होंने 2 डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनी बनाने की क्षमता है। समझे मेरी बात? फिर से समझो, हमारे पास टोटल 10,000 बैक्टीरिया थे, देखो ध्यान से समझो, हमारे पास मान लो इस टाइप के टोटल 10,000 बैक्टीरिया थे, ठीक है, कितने हज़ार बेटा यहीं से समझा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे मान लो 10,000 बैक्टीरिया थे, 10,000 बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहे थे उसमें से एक बैक्टीरिया जब डिवीजन के लिए गया तो भैया इनमें कुछ चेंज आ गया होगा, इनके जीन डीएनए में कुछ चेंज आ गया होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ चेंज हो गया होगा, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे हरे कलर का बन गया, यहाँ पे रेड कलर का बन गया। अब ये चेंज भले ही आपको बैक्टीरिया में ना दिखाई दे, समझ में आई बात? ये बहुत ही छोटा चेंज है, पर जब नेक्स्ट जनरेशन में डिवीजन होगा तो देखो ये वाली आर्म चेंज हो गई, इसकी ये वाली आर्म चेंज हो गई, और इसमें ये वाला कलर चेंज हो गया, ये एकदम एग्जैक्टली सेम रहा। समझ में आई बात? जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो और चेंजेस होगा, धीरे 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 चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बैक्टीरिया इस अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल भी, जो पहली पेरेंट थी वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, वो एक अलग प्रकार का ही बैक्टीरिया बन गया होगा। भाई कोविड वायरस के साथ यही तो हो रहा है, कोविड वायरस रेप्लिकेट करता है, करता है, कोई टेंशन नहीं है, पर एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो वायरस भी अपने अंदर अपने जो है अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसमें चेंज कर गया। वो चेंज पहली जनरेशन में जब हुआ तो दिखाई नहीं दिया, तो जब उसमें चेंज हुआ थोड़ा सा और चेंज हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में और चेंज हुआ, उसके जनरेशन में और चेंज हुआ, चेंज होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, बाद में पता चला कि एक नया कोविड वेरिएंट आ गया। बैक्टीरिया भी ऐसे ही होते हैं बैक्टीरिया बच्चों। अगर आपको लगता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज नहीं आता तो चेंज होता है, बस वो बहुत ही छोटा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, पर यही छोटे छोटे चेंज नेक्स्ट जनरेशन में और हुए, फिर इसके नेक्स्ट जनरेशन में और होगा, पता चला एक नए प्रकार का ही बैक्टीरिया आ गया। तो इस तरीके से नए प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन बीइंग में जो नई स्पीशीज है वो जल्दी आ सकती है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो वैसे बदली बदली होती है, वो किसी और से शादी करेगी। शादी का ट्रेंड ही इसलिए आया कि हमेशा नया नया इंडिविजुअल बनता रहे, क्लियर है, नए नए प्रकार के लोग बनते रहे। समझ में आ रही बात? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट बॉडीज मिल रही हैं जिनका बिल्कुल बॉडी डिजाइन तो सेम है पर सारे फीचर मीचर कैरेक्टर वेक्टर सब अलग है। फिर उसके बाद एक नया कैरेक्टर बना तो उसमें तो ऑलरेडी बदलाव है, फिर वो किसी और से शादी करेगा उसके बदलाव मिलेंगे। धीरे धीरे करके ऐसा हो जाएगा कि 15 जनरेशन के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो अपने 15 जनरेशन वाले महापुरुष से, जो कि उसकी फैमिली का, उससे मिलता ही नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको बदलाव बहुत आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं, पर एसेक्सुअल में नहीं मिलता। ठीक है, एसेक्सुअल में बैक्टीरिया डिवाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, सारे बैक्टीरिया एक जैसे ही दिखाई दे रहे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि भैया 1000 में एक अलग दिख रहा है। कारण क्या हो रहा है? हर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंज कर रहा था, पर वो हमको विजिबल नहीं था। अचानक से वो चेंज इकट्ठा होते होते होते
होते होते चेंज मतलब वेरिएशन इतना बड़ा हो गया कि एक नया बैक्टीरिया आ गया। तो एसेक्सुअल में वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर नई स्पीशीज आना थोड़ा स्लो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्ट है। पर फास्ट ये नहीं होता कि आज जो है तो चिंपैंजी ने रिप्रोडक्शन किया और परसों जो है तो इंसान बन के पैदा हुआ, ऐसा नहीं, इसमें भी साल लग जाते हैं। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पहले बच्चा पैदा होगा, 9 महीने तक प्रेग्नेंट होगी फीमेल, उसके बाद बच्चा पैदा होगा। चिंपैंजी प्रेग्नेंट होगा, बच्चे पैदा करेगी, उसके बाद बच्चे पैदा होंगे, फिर हम वेरिएशन देखेंगे। तो हमारा प्रोसेस स्लो इसलिए है क्योंकि हमारा गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड बहुत ज्यादा है। ये जल्दी से नया बैक्टीरिया क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनका रेप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है महान कोई व्यक्ति नहीं है कि बहुत मैडम ये तो बहुत जल्दी नया बैक्टीरिया बना लिया, बहुत जल्दी कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं, क्योंकि वो जो है बहुत सिंपल होते हैं, रिप्रोडक्शन उनका सिंपल होता है, उनको नहीं 9 महीने तक जो है बच्चे को पेट में रखना होता। पर हमें अपनी वेरिएशन को देखने के लिए थोड़ा वेट करना होता है, इसलिए हमको नई स्पीशीज को देखने के लिए करोड़ों सालों का वेट करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि वेरिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि रात में चिंपैंजी बन के सोए थे, सुबह इंसान बन के पैदा हो गए, तो ऐसा नहीं होता। वेरिएशन जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में इतना कम होता है, इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल होता है। वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, फिर एक दिन वो वेरिएशन एक्सप्रेस होता है और एक नई स्पीशीज को जन्म देता है। तो वेरिएशन जो है ये बिल्कुल भी फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आराम से होगा, समय लेगा और नई स्पीशीज को जन्म देगा। इट इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस। क्लियर है? तो आई थिंक बैक्टीरिया वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो पहले बैक्टीरिया हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते थे, पर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते गए तो ऐसा हुआ कि एक दिन एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो गया जो हीट पे रजिस्टर, वो हीट पे मरता ही नहीं था। क्या कारण हुआ होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने के दौरान कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर जीन में चेंज करते जा रहे थे, डीएनए में चेंज करते जा रहे थे। अचानक से एक ऐसा बैक्टीरिया आ गया जिसको हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो अब आपको यह भी समझ में आ गया कि एसेक्सुअल में जल्दी क्यों दिखता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, अपने में देर में क्यों दिखता है, बहुत टाइम लगता है यार अपना। ठीक है। There would be only minor differences between them generated due to the small inaccuracies of DNA copy. अब आपको जैसे अगर आप ये बैक्टीरिया देखो, ध्यान से देखो, तो इसमें आपको क्या ही डिफरेंस दिखेगा यार? इसका सर दिख रहा है, इसका पैर दिख रहा है, तो आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, पर एक्चुअली डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों होता है? डीएनए कॉपी होने के दौरान। ठीक है, डीएनए कॉपी होने के दौरान समझेगा। ले देखो ध्यान से, मान लो कि एक डीएनए है, ठीक है, समझना, मान लो कि ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है। अब बेटा ये बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है ये ऐसे करके खुल जाता है। ये चीज़ मैंने आपको रिप्रोडक्शन में भी बताई थी। ये डीएनए ऐसे ऐसे खुलता जाता है। ठीक है। और खुलने के दौरान, ठीक है, हो सकता है कि इसमें जो बैक्टीरिया बना हो, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना हो, ध्यान से समझना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना हो वो बिल्कुल ऐसा ही बना हो, पर हो सकता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वैसा ना बना हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो इसका डीएनए चेंज हो गया हो। तो डीएनए जब भी हम कॉपी कर रहे हैं, ऐसे डीएनए पहले खुलता है, फिर ये वाला स्ट्रैंड अपनी कॉपी बनाता है, ये वाला स्ट्रैंड अपनी कॉपी बनाता है। समझो, ये डीएनए है बेटा, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ऐसे जो है जुड़े हुए होते हैं, फिर डीएनए ऐसे खुलते हैं, ये डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, ये डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है। क्लियर है? डीएनए जब आप कॉपी बनाते हैं तो हो सकता, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ, कैसा हुआ? एग्जैक्टली। पर इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें कुछ एरर आया। क्या आया बच्चों? इसमें कुछ एरर आया। अब देखो भैया, खुल के ये एक डीएनए हो गया, 2 डीएनए हो गया। अब क्या होगा? ध्यान से देखो मेरे साथ, ये 2 सेल बनी, ठीक है, 2 सेल बनी। 2 सेल में एक के पास कैसा डीएनए पहुंच गया? एक के पास ऐसा डीएनए पहुंच गया, और एक के पास कैसा डीएनए पहुंच गया बेटा जी? एक के पास ऐसा डीएनए पहुंच गया। ठीक, बोलो। अब हो सकता है कि ये वाला बैक्टीरिया का ये वाले बैक्टीरिया आपको चेंज शो नहीं कर रहे हो, पर अब जब रिप्रोडक्शन होगा, जब हम इस डीएनए की बात करेंगे, ध्यान से सुनोगे बेटा तो सब समझ में आए। अब हम इस डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं। क्लियर है? इसका भी करके दिखाती हूँ, आ जाओ, तुम लोग को सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करो, आ जाओ। इसको डीएनए को जब हम ये वाले डीएनए को खोलते, कहाँ पे लिखूँ ये समझ नहीं पा रही, यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये एक डीएनए है मेरे पास, ठीक है, ध्यान से देखो, ये डीएनए को, अब ये वाले डीएनए को मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। जब इसको मैं खोलूंगी, ठीक है, मेरे पास तो जगह ही नहीं है यार, चलो इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा रब कर देती हूँ। आओ आओ बेटा जी, देखो ध्यान से। अब ये वाले डीएनए को जब मैंने खोला, ठीक है, आ जाओ, खोल लो जरा, खोल लिया डीएनए। ओहो, ठीक,
ये वाले डीएनए को मैंने ऐसा खोल लिया, बोलो, खोल के बैठी हुई हूँ मैं, क्लियर। अब हो सकता है कि ये वाला डीएनए एग्जैक्टली ऐसा बन जाए, इसका स्ट्रैंड, और ये वाला ऐसा बन जाए, ठीक। अब भैया जी 2 सेल बनाओ, 2 सेल बनाओ, 1 सेल ये, 1 सेल ये। अब एक के पास डीएनए कैसा पहुंच गया, ऐसा वाला, पर एक के पास डीएनए बिल्कुल लाल वाला पहुंचा, बोलो। अब ये एकदम डिफरेंट बैक्टीरिया बना कि नहीं बना, देखो ध्यान से, क्या क्या किया मैंने, मेरे पास पहले कैसा था, नीला वाला डीएनए को खोला मैंने, तो इस वाले स्ट्रैंड में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से इसका कॉपी चेंज हो गया। उसके बाद एक कॉपी चली गई ये वाली और एक बिल्कुल ब्लू वाली, ठीक है। अब ब्लू वाली तो जो है ब्लू वाली सारी बनाते रहेगी, कोई टेंशन नहीं, पर जब मैंने इसको खोला तो इस तरीके का दिखा। अब ब्लू वाला हो सकता है ब्लू वाली ही कॉपी बना ले, हो सकता है रेड वाला रेड वाली कॉपी बना ले। अब आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया आ गया जिसके पास रेड वाला डीएनए था, हमारे पेरेंट के पास तो ब्लू वाला था। तो इस तरीके से डीएनए जब भी हम कॉपी करते हैं, जब डीएनए को खोलते हैं और डीएनए को खोलकर जब अपनी उसकी कॉपी बनाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां आपकी दिखाई दे। समझ में आ रही बात, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियां आपको दिखाई दे। ये गड़बड़ियां आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगी कि ऐसा खोल के देख रहे हैं, पर जनरेशन टू जनरेशन ये एक्यूमुलेट होती जाती हैं और लास्ट में जाकर हो सकता है एक नए प्रकार का बैक्टीरिया बना दे। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वेरिएशन क्यों होता है, ड्यूरिंग द एरर इन द कॉपी ऑफ डीएनए। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अच्छा देखो, कोई भी प्रोसेस ना एकदम परफेक्टली फाइन नहीं होता, तो हर बार जब भी हम डीएनए कॉपी करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आता ही है, बस वो आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो होता बहुत कम है। क्लियर है बच्चों, ध्यान से सुनो ना। देखो लल्ला, ये चैप्टर जो है ना बहुत टेक्निकल चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ने से आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि भैया एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन करते हैं तो न्यू स्पीशीज क्यों आ जाती है, जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस क्यों आता है, क्योंकि डीएनए कॉपी में एरर होता है। तो बेसिकली आपको ये बात एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि डीएनए जब हम खोलते हैं फिर उसकी कॉपी बनाते हैं, कॉपी बनाने के दौरान कुछ एरर हो सकता है। अब एरर बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। वैसे एरर कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि रात में सोए थे और सुबह कुछ और ही बन के पैदा हो गया, हमारे बच्चे कुछ और ही हो गए, ऐसा नहीं होता। एरर हमेशा बहुत ही स्मॉल होता है, ये एरर एक्यूमुलेट होते हैं और आखिरी में जाकर एक नई स्पीशीज को जन्म दे देते हैं, ठीक है। Now, diversity is quite high in the sexual reproducing organism because reshuffling of trait during the gamete formation and chances of fusion of gamete during the fertilization of the DNA comes from two parents and the differences will pronounced। ये बोल रहा है कि जब भी आप बदलाव की बात करते हैं तो एसेक्सुअल में आपको बदलाव नहीं दिखते। नहीं दिखने का कारण ये है कि भैया उसमें तो आप एक ही पेरेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप क्या कर रहे हो बच्चों, वहां पर आप क्या करते हो बेटा, वहां पर आप एक ही पेरेंट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वहां पर जब भी हम डीएनए एरर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, वहां पर जब भी हम डीएनए एरर की बात करते हैं तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो आपका प्रोसेस होता है वो उसमें एक ही पेरेंट है, कितना शो करेगा, तो इसलिए जो है आपको उतना चेंजेस दिखाई नहीं देते। पर जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम पापा से आ रहे हैं जो कि मेल वाले होते हैं, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आ रहे होते हैं जो फीमेल वाले होते हैं। अब आपकी मम्मियों के बाल भूरे थे, पापा के बाल काले थे, अब इन दोनों के बालों का कैरेक्टर मिक्स हुआ तो हो सकता है कि आपके बाल जो है भूरे हो जाए, हो सकता है काले हो जाएं, या तो मिक्स कलर के हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बदलाव देखने के लिए मिलता है, कभी भी एसेक्सुअल में बहुत ही कम चेंजेस देखने के लिए मिलता है। मतलब चेंजेस आप नेक्स्ट जनरेशन में क्या चेंज हुआ वो नहीं देख पाएंगे, आप ये जरूर देख लेंगे कि ओ वहाँ एक नया बैक्टीरिया बन के पैदा हो गया। हर जनरेशन में वो कुछ ना कुछ चेंज कर रहा था जो हम नहीं देख पा रहे थे, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दिखेगा क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में मिल रहे हैं। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये दो क्रोमोसोम आए, ये आपस में चिपके, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। ये एक मम्मी से आया, एक पापा से आया, दोनों आपस में चिपके, फिर चिपकने के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने अपने से एक्सचेंज किया। अब देखना, एक्सचेंज करके कुछ पार्ट जो है एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज हुआ तो देखो ग्रीन वाले के पास हरा वाला आ गया, हरे वाले के पास नीला वाला आ गया, ग्रीन वाले के पास नीला वाला आ गया, नीले वाले के पास ग्रीन वाला चला गया। तो इस तरीके से चेंजेस हम जो है बदलते हैं। समझ गए बात को? समझे? फिर से समझो। 23 क्रोमोसोम मम्मा से आया, 23 क्रोमोसोम पापा से आया, फिर ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं कैसे बोला, ऐसे करके गले लगा, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये ऐसे करके गले लगते हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं।
मिक्स होने के दौरान भैया आप जो है दो शरबत को मिक्स कर रहे हैं तो एक नया टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। शरबत जब आप मिक्स करते हैं, ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम को जब आप मिक्स करते हैं 23 तो आपके पास ना नया 46 क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि हम जो है क्रोमोसोम के आर्म्स में कुछ कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर देते हैं, तू मेरा ले ले मैं तेरा ले लेता हूँ, जिससे नए प्रकार के 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। और इसलिए बच्चा कभी भी माँ बाप की तरह नहीं दिखता, पर अल्टीमेटली है तो माँ बाप की संतान है, क्योंकि क्रोमोसोम तो उनके ही हैं। अलग क्यों दिख रहे हो? क्योंकि जब आपने ऐसे ऐसे करा तो आप मिक्स कर दिए कैरेक्टर को। क्लियर है ना, समझ आ रही है ना बात? तो अपन ने बर्फ गोले खाने गए तो बोला एक हरा डाल दो एक नीला डाल दो, और फिर अपन जो है हरा नीला आते गए बीच में एक ऐसा जोन आया जिसमें कलर ही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी वैसी हरा वाला कलर मम्मी से, नीला वाला कलर पापा से, दोनों मिक्स हो गए तो एक नया कलर आया जो कि हम लोग है बेटा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। नाउ अब मैं आपको दो चीज़ों में डिफरेंस समझाना चाहती हूँ, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन समझ में आया, हमने हेरिडिटी समझा, हमने वेरिएशन समझा, हमने इनहेरिटेंस समझा, हमने ये समझा कि वेरिएशन जो है एक्यूमुलेट होता है और नई स्पीशीज़ आती है। एसेक्सुअल में ज़्यादा जल्दी नहीं दिखता, सेक्सुअल में दिखता है, पर एसेक्सुअल में आपको नई स्पीशीज़ जल्दी दिखेगी क्योंकि रिप्रोडक्शन आसान होता है उनका। हमारे में जो है नई स्पीशीज़ बहुत ही देर में दिखती है क्योंकि रिप्रोडक्शन टफ है हमारा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेट्स और कैरेक्टर के बारे में, ध्यान से समझना। कैरेक्टर्स आर शोन बाय ईच इंडिविजुअल, ये बात आपको क्लियर हुई? कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हर सबके द्वारा दिखाई देते हैं, पर उनके जो वेरिएंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। लिख दूं क्या यहाँ पे? आ जाओ लिख देती हूँ बेटा। कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, ध्यान से देखो, आ जाओ देखो ध्यान से। कैरेक्टर शोन बाय एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। ये कैरेक्टर जो होते हैं वो एवरी इंडिविजुअल द्वारा शो किए जाते हैं। पर अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रेट्स की। किसकी बात करूं? ट्रेट्स की, ठीक है। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हर इंडिविजुअल द्वारा शो किए जाते हैं, पर अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? ट्रेट्स की, तो वेरिएशन या लिख दूं मैं वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड एज ट्रेट्स। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? हर इंडिविजुअल के द्वारा जो चीज शो की जा रही है वो है कैरेक्टर, ठीक है। पर सबके में कैरेक्टर एक जैसा होता है क्या? नहीं। तो वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज आपका ट्रेट्स। जैसे कि हाइट सबके द्वारा शो की जाती है, पर हाइट टॉल है या डॉर्फ है, ये उसका ट्रेट है। बाल सबके द्वारा शो किए जाते हैं, पर बाल भूरे हैं या काले हैं, ये उसका ट्रेट है। स्किन का कलर सबके द्वारा शो किया जाता है जो कि कैरेक्टर है, पर काला गोरा भूरा ये सब उसके ट्रेट्स हैं। क्लियर है? तो कैरेक्टर सबके पास है पर उसके वेरिएशन को हम कहते हैं ट्रेट्स। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए हैं अपने एक्सपेरिमेंट के और 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं। समझ रहे हो? मेंडल ने, अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चल के वही पढ़ना है आपको। सो मेंडल ने कितना कैरेक्टर लिया लल्ला? ध्यान से सुनो, घबराओ नहीं बिल्कुल, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, और पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस निकालो। मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए हैं और उसके 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए। जैसे उन्होंने हाइट एक कैरेक्टर लिया, लंबा छोटा उसका ट्रेट लिया। जैसे कि सीड का कलर लिया, तो सीड का कलर एक कैरेक्टर है और हरा और पीला उसका ट्रेट है। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए हैं और उसके ट्रेट कितने लिए? 14। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, भैया 7 लिए तो एक 7 का एक डोमिनेंट और 7 14 रेसेसिव, तो 14 उनके ट्रेट्स लिए। तो ये होते कैरेक्टर। कैरेक्टर शोन बाय ईच इंडिविजुअल बट द वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर कॉल्ड एज ट्रेट्स। बेटा जी क्लियर है? समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू अभी तक की कहानी। चलिए, सो ट्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे मेरा स्किन का कलर ऐसा है तो मुझे मेरे माँ बाप से मिला, इट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। क्लियर है? जो ट्रेट्स आपको आपके माँ बाप से मिले उन्हें आप इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे अंगूठा तो सबका है ना, पर किसी का अंगूठा ऐसे बेंड हो जाता है, किसी का अंगूठा ऐसे खड़ा होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ठीक है। जैसे कि स्किन का कलर, स्किन का कलर तो सबके पास है, कैरेक्टर है, पर स्किन का कलर काला और गोरा ये तो ट्रेट है जो आपके माँ बाप से मिला, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय द जीन्स, कंट्रोल्ड बाय द जीन। भैया मुझे मेरे बाल बहुत वाहियात है, रफ बाल हैं, तो रफ बालों का मेरे माँ बाप ने दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ? उनको बोलूँ मुझे क्यों दिया है, इनकलाब जिंदाबाद आया है, ऐसा थोड़ी बोल सकती हूँ यार। तो ये जीन्स मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं इसलिए मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा है। जीन क्या होता है ये भी हमको जानना जरूरी है बेटा। आइए जीन के बारे में थोड़ा
थोड़ा सा सिखा देती हूँ। वैसे मैंने सब सिखा रखा है, पर आइए देख लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये एक लंबा डीएनए है। क्लियर है बच्चों? देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये एक लंबा डीएनए है, ठीक है। ये जो लंबा डीएनए है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। डीएनए जो होता है ये क्या बनाता है? डीएनए बनाता है प्रोटीन। ये बात आपके मन में आज से भरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके शरीर में डीएनए जो होता है वो बनाता है प्रोटीन, ठीक है। मैं कितने देर से बोले जा रही हूँ कि माँ बाप से कैरेक्टर आता है बच्चों में, माँ बाप से कैरेक्टर आता है बच्चों में, माँ बाप से कैरेक्टर आता है बच्चों में। तो माँ बाप से आपके पास क्या आ रहा है? क्रोमोसोम आ रहे हैं ना। तो क्रोमोसोम क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए ही तो है। तो डीएनए आ रहा है, डीएनए आ रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारी एक तो पिद्दी सी सेल है, ठीक है। अगर हर कैरेक्टर के लिए एक एक डीएनए हुआ, डीएनए बहुत लंबा होता है बेटा, अगर हर कैरेक्टर के लिए एक एक डीएनए हुआ तो तुम्हारे पास तो 20,000 से ज्यादा कैरेक्टर हैं। तो 20,000 जो है डीएनए हुए तो आपकी सेल तो डीएनए के लोड ही नहीं सह पाएगी, फट जाएगी। आपके न्यूक्लियस में इतना डीएनए होगा कि न्यूक्लियस ही फट जाएगा। तो अब बात ऐसी है, ध्यान से सुनो। माँ बाप से बच्चे में कैरेक्टर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, ठीक है। प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। माँ बाप से बच्चे में जो कैरेक्टर आ रहा है वो क्रोमोसोम से आता है। 23 मम्मी, 23 पापा। पर बेटा ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द डीएनए। क्रोमोसोम क्या है लल्ला? क्रोमोसोम इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द डीएनए। क्लियर 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 क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। नाउ अब मैम आप बोल रही हो कि डीएनए जो है हर कैरेक्टर जो है वो डीएनए, मतलब मैं एक मैडम आप कह रही हो कि क्रोमोसोम की वजह से कैरेक्टर होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है डीएनए से बना होता है। अब कहानी ये है कि अगर हर कैरेक्टर के लिए एक एक डीएनए रहा तो तुम्हारे पास तो 20,000 से ज़्यादा कैरेक्टर है लल्ला। न्यूक्लियस में क्या 20,000 से ज़्यादा डीएनए होंगे? फट नहीं जाएगा न्यूक्लियस। तो हमने एक व्यवस्था कर दी कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसमें अलग अलग लल्ला सेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये है सेगमेंट 1, ठीक है। ये है सेगमेंट 1, ये है, दिख रही हूँ मैं क्या, ठीक है। ये है बेटा सेगमेंट 2, S2 लिख दूँ। ये है बेटा सेगमेंट 3। और हर सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन, ठीक है। ये है जीन 1, ये है जीन 2, ये है जीन 3। और ये वाला सेगमेंट, चल तू हाइट बना ले, तू बालों का कलर बना ले, तू आंखों का कलर बना ले। तो एक ही डीएनए के अलग अलग सेगमेंट को जीन कहते हैं और ये जीन अलग अलग काम करते हैं। ये जीन बालों के कलर का प्रोटीन बनाएगा, भूरा बनाएगा तो भूरे बाल, काला बनाएगा तो काला बाल। ये जीन आंखों के कलर का प्रोटीन बनाएगा। अब अगर नीला बनाया तो नीली आंखें, भूरी बनाई तो भूरी आंखें। ये जीन आपके हाइट के कलर का हाइट जो है जीन बनाएगा। अब लंबा वाला प्रोटीन बनाया तो लंबे, छोटा वाला बनाया तो छोटा। क्लियर है? तो डीएनए के स्पेशल सेगमेंट को जीन कहते हैं। हर जीन अपना प्रोटीन बनाता है। एक ही डीएनए डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो कर सकता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। क्लियर है? आ जाइए। So DNA, gene is a segment of DNA responsible for the synthesis of protein, ठीक है। It contains specific character of the organism. हर जीन का एक specific character होता है, ठीक है। तू हाइट वाला, तू हेल्थ वाला, तू ऐसा वाला, तू ऐसा वाला। An example of the free earlobe and bound earlobe, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फ्यूज्ड ऑफ फ्री ईयर लोब्स, आई डोंट थिंक सो कि ईयर लोब्स में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आइए आगे समझते हैं। नाउ ट्रेड्स जो है ये आपके डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ईयर लोब में जो फ्री लोब होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब ज़्यादातर लोगों में जो दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखाई देता है वो रेसेसिव है, ठीक है। उसके बाद आपके डिम्पल्स जो होते हैं, डोमिनेंट डिम्पल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डोमिनेंट है, नहीं दिखाई दे रहा है तो रेसेसिव है। क्लियर है? जैसे कि थंब है तो स्ट्रेट थंब जो है डोमिनेंट होता है, अगर मुड़ रहा है तो रेसेसिव होता है। पिंकी फिगर अगर बेंड हो रही है, मतलब ये बेंड हो रही है तो डोमिनेंट है, नहीं हो रही तो आपकी रेसेसिव है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपकी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर किसी को डोमिनेंट कैरेक्टर उसकी बॉडी में मिले। हो सकता है कि मम्मी के पास भी रेसेसिव जीन हो और पापा के पास भी रेसेसिव जीन हो, तो बच्चे में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा भैया जी? आपका रेसेसिव वाला एक्सप्रेस होगा, सीधी बात है। इसका कहानी आपको और पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। डन है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी वो है रीजंस ऑफ वेरिएशन। हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है वेरिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। आपको मैंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें सारी बैक्टीरिया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे जा रही। उसमें एक बैक्टीरिया का दिमाग खराब हुआ और वो किस में चेंज हो गया? एक अलग हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में। तो भाई एनवायरमेंट का चेंज होता है। इसी तरीके से जेनेटिक सेल डिवीजन में कुछ चेंज हो गया तो आपका वेरिएशन आ गया। डीएनए कॉपी में कुछ चेंज हो गया तो वेरिएशन
वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक चेंज हो गए तो वेरिएशन आ गया। तो ये सब कारण हैं जो वेरिएशन के हो सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि वेरिएशन क्यों होता है, वेरिएशन क्या होता है। आपको ये क्लियर हुआ कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं, ठीक है। आगे अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, वो टर्मिनोलॉजी अब अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोमोसोम, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, हालांकि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, ये टीम टाम दुनियादारी अपन ने सब पढ़ रखा है, पर एक बार और अपन डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ बेटा जी। सपोज दैट कि ये है डीएनए का एक सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है बेटा जी? डीएनए का एक सेगमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये सेगमेंट नहीं, ये मान लो पूरा एक डीएनए है, क्लियर, ठीक। हमेशा ये याद रखना कि डीएनए से क्या बनाते हैं हम लोग? प्रोटीन। मतलब ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, डीएनए से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं बेटा जी? डीएनए से वी ऑलवेज मेक्स व्हाट? प्रोटीन। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। आगे बात करते हैं। अब आपकी बॉडी में जितना भी अपीयरेंस है बेटा, ध्यान से समझना, आपकी बॉडी में जितना कुछ भी अपीयरेंस है वो सब प्रोटीन ही तो है। आप दिखते कैसे हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, ये सब क्या है? प्रोटीन ही तो है। समझ आई बात? तो ये ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? दे ऑल आर प्रोटीन्स, ठीक है। डन हुई इतनी बात। आगे बात करते हैं। अब क्या आपको ये लगता है कि ये पूरा डीएनए सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी में 20,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं। तो अगर आपका एक डीएनए एक प्रोटीन बनाता तो आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अब डीएनए खुद बहुत बड़ा होता है, तो इसके अंदर सिर्फ डीएनए 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 भरा होता है और हो सकता है कि आपका न्यूक्लियस फट जाता है। तो भैया आपकी जो है बॉडी ने एक तरकीब लगाई। बॉडी ने ये तरकीब लगाई लल्ला कि भैया तू एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तू एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए है और तू एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये जो स्पेशल सेगमेंट, ये क्या है बेटा जी? दिस इज द सेगमेंट 1। हम एक ही सेगमेंट की बात कर लेते हैं। ये है सेगमेंट 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। ये हो गए डीएनए के 3 सेगमेंट अल्लाह। अब ध्यान से सुनना, डीएनए के ये जो सेगमेंट हैं ये क्या बनाते हैं? देखो, डीएनए के इन सेगमेंट को हम कहते हैं पहले जीन। क्या कहते हैं? जीन। तो अगर आपको ये लगता है कि एक पूरा डीएनए एक प्रोटीन बना रहा है, तो ना, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस फट जाता। तो अब डीएनए के अलग अलग होते हैं सेगमेंट, ठीक है। इन सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। अब मान लो ये जीन जो है वो है हेयर कलर वाला, ठीक है। ये है हेयर कलर वाला। ये वाला जो जीन है ये है हाइट वाला, ठीक है। ये वाला जो जीन है ये है आई कलर वाला। ये अलग अलग जीन है। तो भैया एक ही डीएनए में 3 सेगमेंट अलग अलग हैं, तो ये तीनों अलग अलग प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे या नहीं? हाँ मैम, बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि एक ही डीएनए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बना सकता है। एक डीएनए एक प्रोटीन नहीं बनाता कि एक डीएनए एक प्रोटीन बनाना शुरू कर रहा है। क्लियर है? अब होता यह है कि डीएनए के ही ग्रुप को, जब ये डीएनए बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। इसी को हम क्या कहते हैं लल्ला? इसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये क्रोमोसोम कब बनते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी सेल डिवाइड नहीं कर रही है, जब कुछ नहीं कर रही, रेस्ट में बैठी आराम से चिल मार रही है, तब आपका डीएनए यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ रहता है। कोई टेंशन नहीं, डीएनए आराम से फैला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली रहती है, डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। सो जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कॉम्पैक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। जीन विल मेक द प्रोटीन एवरीथिंग। जो भी आपको दिखता है वो सब प्रोटीन ही तो है लल्ला। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन के ही बने होते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? डन। आइए अब अपन बात करते हैं क्रोमोसोम। समझ में आया आपको क्या होता है? मैंने आपको समझा दिया। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होता है, नहीं तो डीएनए पूरा फैला होता है। जीन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। मैंने बोला कि भैया मेरे तो जीन्स ये ऐसे आए हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये ठीक। तो भैया जो जीन है ये क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर मैंने बोला कि मम्मी पापा से मेरे अंदर ये कैरेक्टर आए, तो वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर जीन ही तो है, जीन ही के माध्यम से तो आ रहा है। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये एक पीस ऑफ डीएनए है जो कि प्रोटीन बनाता है और इसी की वजह से आपके शरीर जो है वो दिखाई देता है कि तुम ऐसे दिखोगे। क्लियर है? कैरेक्टर आइए समझते हैं। कैरेक्टर हर इंडिविजुअल के पास होता है।
पूरी पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है। एग्जाम्पल के लिए हाइट की बात करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में हाइट तो सबके पास है ना, तो पूरी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जो शो कर रहा है बेटा वो है उसका कैरेक्टर। क्लियर है, समझ में आई बात? तो कैरेक्टर जो होता है वो जो है इंडिविजुअल के द्वारा, हर इंडिविजुअल के द्वारा शो किया जाता है, जैसे हाइट, कलर, शेप, ये सब। और ये सब होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, हमको मिलते हैं अपने माँ बाप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेट्स। वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। बेटा समझे, वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर इट इज कॉल्ड एज ट्रेट्स। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है पर लंबा छोटा उसका ट्रेट है, जैसे कि आई कलर एक कैरेक्टर है पर काली और भूरी एक ट्रेट है, बाल जो होते हैं ये एक ट्रेट है, पर स्ट्रेट और करली एक बाल जो है कैरेक्टर है ट्रेट, और करली और स्ट्रेट उसके ट्रेट्स होते हैं। सो कैरेक्टर हर इंडिविजुअल के द्वारा शो किए जाते हैं, पर कैरेक्टर के में वेरिएशन और वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर इट इज कॉल्ड एज ट्रेट्स। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर लिए हैं, पर ट्रेट कितने लिए हैं बेटा? 14 हर का एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। आइए उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ अब मैं आपको समझाना चाहती हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एलील्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं एलील्स क्या होता है। कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं, जगह नहीं मेरे पास। आ जाओ एलील देखते हैं। ठीक है, एलील क्या होता है? देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम को बेटा हम कहते, देखो बेटा जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर है, समझ में आ गई बात? इन्हें हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो एक जैसे दिखाई दे, जो एक जैसे नहीं दिखाई दे वो है हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर? अब मान लो कि ये हमारा एक हाइट का जीन है, ये कैपिटल टी, और एक हाइट का जीन कैपिटल टी यहाँ है। ये वाला क्रोमोसोम मम्मी से आया है और ये वाला क्रोमोसोम पापा से आया है। ठीक, दोनों क्रोमोसोम में हाइट का जो जीन है वो अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो बेटा अभी हम इसको क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, ये हाइट का जीन है, ये हाइट का जीन है। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कंडीशन नंबर 2। ठीक, ये है कंडीशन नंबर 2, ध्यान से समझना। अब ये है हाइट का जीन यहाँ और सेम टू सेम हाइट का जीन है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी, ये मम्मी से आया, ये पापा से आया। अब ये है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, पर दो डिफरेंट क्रोमोसोम में अगर किसी कैरेक्टर का जीन सेम पोजीशन पे हो तो अब इनको जीन नहीं कहोगे, इनको कहोगे एलील्स। एलीली लोग कहते हैं, एलीली। क्लियर है? दो डिफरेंट क्रोमोसोम के में किसी कैरेक्टर के जीन, जैसे ये हाइट के कैरेक्टर का जीन है, ठीक है, कैरेक्टर का जीन सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं एलील। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक, अब आपको एक और बात बता देती हूँ। यहाँ पर हाइट का जीन है कैपिटल टी, तो ये कंडीशन है बेटा होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम और कंडीशन है होमोजाइगस। पर अगर मान लो कि यहाँ पर एक के पास स्मॉल टी होता और एक के पास कैपिटल टी होता तो ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है? बोलो, आपको जीन और एलील में डिफरेंस समझ में आया? दो डिफरेंट क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पे अगर किसी कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है उसे हम जीन नहीं कहेंगे, उसे एलील कहेंगे। इन्हें आप जीन ही कहोगे, डिफरेंट पोजीशन है, पर ये सेम पोजीशन है इसलिए हम इसको एलील कहेंगे। होमोजाइगस कंडीशन सेम जीन्स है, हेटेरोजाइगस कंडीशन अलग अलग जीन्स है। क्लियर हो गया इतनी बात? डन हो गई इतनी बात? चलिए अब आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। क्लियर है? सो वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। क्लियर है? हाइब्रिड क्या होता है? जैसे मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी अपन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से अपन लोगों ने ये पढ़ा भी है। कैपिटल टी को कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनको फ्यूज करके आप हमेशा बनाते हो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बेटा हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड। बस इतनी याद रखो, आगे अभी और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल के पास आइडेंटिकल एलील्स है, सेम जगह पे पोजीशन है और बिल्कुल ये सेम क्रोमोसोम। होमोजाइगस कंडीशन समझ में आई? आपके टॉलनेस कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब होमोजाइगस कंडीशन। अलग अलग होता है हेटेरोजाइगस। ठीक है, कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील्स। कंट्रास्टिंग एलील्स मतलब एक के पास हाइट का ये है, दूसरे के पास ये है। ठीक है, एंड
ऑफ एनी वन कैरेक्टर, ठीक है। कंट्रास्टिंग एलील्स है, एलील्स का मतलब समझ गए, हाइट का जीन सेम पोजीशन पे है पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ठीक है। जैसे कि आपका टॉल पी प्लांट इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, डन। अब आपको मैं समझाती हूँ मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेंडल समझ लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर ओवर हो जाएगा। समझते हैं, आपको ये समझ में आया कि हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। आपको ये पता होना चाहिए लल्ला कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कोई हलवा चीज नहीं है। क्यों ये चैप्टर आपको ऐसा अजीबोगरीब अंडा बंडा लगता है? क्योंकि ये कोई हलवा चीज नहीं है। मेंडल ने अपनी जान लगा दी, मेंडल ने इतने एक्सपेरिमेंट किए पर उसके बावजूद मेंडल को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंडल की कहानी आपको मैंने कई बार सुनाई और उसमें आपको बड़ा मजा भी आया, बहुत इंटरेस्ट भी आया। मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, बेटा ध्यान से सुनना। मेंडल क्या थे? मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। मेंडल को जो है एक मॉनेस्ट्री में जॉब मिली और वो अपना काम धाम करने लगे, पढ़ने में बहुत तेज थे। बायोलॉजी वालों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनको आपने क्या किया, मैथ्स पढ़ाई, तो वो बिचक जाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। पर ये एक ऐसे आदमी थे, इनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। ये एक ऐसे आदमी थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के बाद ऑस्ट्रिया गए, ठीक है। और इन्होंने बहुत बढ़िया कहानी ये करी कि मैथ्स इनका बहुत अच्छा था। इन्होंने अपनी मॉनेस्ट्री के गार्डन पे जाकर बहुत सारे प्लांट लगाए पर इनका इंटरेस्ट पी पर रुका। क्यों रुका वो मैं आपको बताऊंगी। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने हजारों पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया, अपनी कहानी को समराइज किया, रिसर्च पेपर में लिखा और जाकर सबमिट किया। रिसर्च पेपर को फेंक दिया गया क्योंकि उस समय जो है ना, होता क्या था कि डार्विन की भी कहानी चल रही थी, डार्विन का भी रिसर्च चल रहा था, तो बाजू में डार्विन की भी जो है कहानी चली जा रही थी। क्लियर है? अब मेंडल के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया, मेंडल भूल गए। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए कुछ सालों के बाद और उन्होंने मेंडल का काम रिवाइव किया और उसके बाद मेंडल के काम को नोबेल प्राइज दिया गया। सो ये आदमी मरते मर गया पर इसको कोई जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला। पर आज भी जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आपको मेंडल के बारे में बात करना पड़ेगा। तो ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी, विच डील्स विद द इनहेरिटेंस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। मेंडल ने ही हेरिडिटी का कंसेप्ट बताया कि भैया कुछ तो ऐसा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है जिसकी वजह से हमेशा जो बच्चा है, जो पी प्लांट था, वो अपने पेरेंट की तरह शो हो रहा था। जो जीन की खोज है ना, वो एक्चुअली मेंडल ने ही की थी। मेंडल ने जीन नहीं बताया, उसको फैक्टर बताया, पर जीन की कहानी एक्चुअली मेंडल ने ही एक्सप्लेन की। तो मेंडल ने ये बताया कि भैया ये जो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, इन सब की स्टडी होती है ना, इसको ही जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सो ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। एंड जेनेटिक्स इज द वन ऑफ द एडवांस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। बेटा मतलब जेनेटिक्स बड़ी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल बड़ी पॉपुलर हो रखी है, ठीक है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कहते हैं ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट्स जैसे कि हाइट का, कलर ऑफ आईज, इंटेलिजेंस का, ये सब इनहेरिटेबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स की स्टडी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। 1850 में इन्होंने अपनी जो है जेनेटिक्स की कहानी शुरू की। हिज स्टडीज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड आफ्टर हिज डेथ। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल है वो है एक क्यूट से प्लांट जिसका नाम है पी, पाइसम सटाइवम। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने सिर्फ पाइसम सटाइवम पे काम किया, मेंडल ने स्वीट पी पे भी काम किया, लेथाइरस ओडोरेटस पे, मेंडल ने और भी बहुत सारी बीन्स पे काम किया। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट पे काम किया, मेंडल ने अलग अलग चीज़ों पे भी काम किया, पर उनका इंटरेस्ट पी पर ही रुका, ठीक है। ऐसा क्यों है कि पी पर रुका, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत, ठीक है। और बहुत ही लार्ज नंबर पे ग्रो होते हैं, ठीक है। आसानी से ये वाले पौधे पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये वाले पे करना, ये वाले पे करेंगे तो आसानी से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तू नहीं चाहिए, तू अच्छा नहीं ग्रो हो रहा है, चलो हम दोबारा ग्रो करके देख लेंगे। तो आसानी से जो है अपन जो है आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लार्ज नंबर पे इसके सीड प्रोड्यूस होते हैं। इनके पास ये याद रखना है, ये होते हैं आपके हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि
इनमें मेल और फीमेल जो है वो एक ही में होता है, तो इसमें ये स्ट्रेस नहीं होता कि मेल वाला ढूंढने जाओ फीमेल वाला ढूंढने जाओ, नहीं। क्लियर है, इसलिए इन्होंने पी को चुना। उसके बाद ये है कि ये आपस में क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेट भी तो कर सकते हैं और हम चाहें तो क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं। ये क्या बता रही हो मैम, ये क्या बोल गई आप, ये तो ज़रा समझ में नहीं आया हमको कि आप बोल रही हो कि पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, फिर मैडम ये क्रॉस पॉलिनेट कैसे करेंगे? इसके लिए टेक्निक ये है कि मेंडल ने पी प्लांट पर क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया। समझे कैसे क्रॉस पॉलिनेशन करवाया वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एक बार मैं किसी क्लास में पढ़ा रही थी और बच्चों को मैंने बोल दिया कि उसका मेल पार्ट काट दिया, तो इतना पर मैं उनको बताना चाह रही थी कि स्टेमन काट दिया, ठीक है। तो उन्होंने मान लो एक प्लांट लिया उसमें मेल और फीमेल दोनों थे। अब हुआ ये, मान लो कि वो टॉल प्लांट था, ठीक है। अब वो चाह रहे थे कि वो डॉर्फ प्लांट के पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिराएं। समझो, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, अब वो ये चाह रहे थे मेंडल, ठीक है, वो ये चाह रहे थे कि भैया टॉल प्लांट का पोलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, हम तो चाहते हैं डॉर्फ प्लांट का जाए। तो कैसे करें, क्या करें? तो भैया उन्होंने फ्लावर से उस फ्लावर का जो प्लांट था उसका मेल पार्ट मतलब स्टेमन पार्ट काट के अलग कर दिया। मैम मेल पार्ट जो है स्टेमन पार्ट काट के अलग कर दिया तो बाहर से भी तो पोलन ग्रेन आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? जब काटा, इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं पर ये आपको याद नहीं करना है। उसके बाद बैग कर दिया, बैग का मतलब कवर कर दिया कि बाहर से कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ ना आ जाए। फिर धीरे से बैग को खोला और अपना डॉर्फ प्लांट का पोलन ग्रेन उसके ऊपर छिड़क दिया। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। और फिर ढक दिया ताकि बाहर से कुछ ना आए। भैया वो स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन थे उन्होंने पोलन ट्यूब डेवलप किया, फर्टिलाइजेशन हुआ। रिजल्ट क्या हुआ वो बात की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है सिलेक्टिवली क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया पी प्लांट में, जो कि आसान था क्योंकि प्लांट जो है इजिली ग्रो हो जाता है। सो मेंडल जो है उन्होंने सिलेक्टिवली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया, ठीक है, और आसानी से उनके रिजल्ट्स वो मेनी जनरेशन में देख पाए क्योंकि पी प्लांट आसानी से बहुत सारी जनरेशन दे देता है। मेंडल ने जो है क्या कहते हैं थ्रू द सेलेक्टिव क्रॉस ब्रीडिंग पी ओवर द सेवरल जनरेशन, उन्होंने टेस्ट क्रॉस किए, बैक क्रॉस किए, बहुत सारे क्रॉसेस किए, बहुत जनरेशन में अपना एक्सपेरिमेंट कराया और फिर रिजल्ट दिए। तो पी प्लांट के साथ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी जनरेशन हो जाती हैं। तो हर मतलब आप अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप रिजल्ट आसानी से कुछ जनरेशन में दे सकते हो और जितना आपका सैंपल साइज होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। भैया आपने 9000 पौधों पे करा, किसी ने 100 पौधों पे करा, तो रिजल्ट आपका ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा क्योंकि आपने बहुत जनरेशन तक उसको जो है एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ मोर देन अ सेंचुरी अगो मेंडल वर्कड आउट मेन रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस। मेंडल ने रूल ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। इनहेरिटेंस इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए हैं? मेंडल ने दिए हैं। मेंडल के 3 रूल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फटाफट से इसको समझा देती हूं मैं ताकि आपकी कहानी समझ में आ जाए। अब मेंडल के रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले मेंडल के 3 रूल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इनको हम कहते हैं। पी प्लांट क्यों चुना? शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, लार्ज प्रोडक्शन साइज होता है, सेवरल जनरेशन हो सकते हैं, इनको हम क्रॉस पॉलिनेट, सेल्फ पॉलिनेट दोनों करा सकते हैं, मेल और फीमेल ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेंडल ने टोटल जो है कितने कैरेक्टर लिए ये भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर लिए हैं? 7 कैरेक्टर। ठीक है, मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर लिए हैं? 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, 7 कैरेक्टर के 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं। कितने लिए हैं बेटा? 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं। लिख दूं क्या? जितनी ज़रूरत है उतने तो लिख ही देती हूँ। आ जाओ, जितनी ज़रूरत है उतने लिख देती हूँ। जैसे ये हो गया बेटा कैरेक्टर, ये हो गया कैरेक्टर, ये हो गया इसका डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर है? ये वाला पार्ट जो है आपको नहीं समझ में आता पर कोई टेंशन नहीं लेना, आज समझ में आ जाएगा। ये है आपका रेसेसिव ट्रेट। क्लियर? समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ कैरेक्टर में सबसे पहले मेंडल ने लिया है बेटा हाइट। ठीक है, हाइट। तो लंबी हाइट जो है पी की हाइट ली है, प्लांट की हाइट। तो डोमिनेंट क्या होगा मैम? सीधी बात है टॉल। और डॉर्फ क्या होगा? रेसेसिव। हाँ मैम, ठीक है, जो जो अपने को जरूरत है वो अपन देख लेते हैं। फिर उन्होंने लिया है सीड का शेप। क्लियर? सीड के शेप में ज़्यादातर जब आप बाजार जाते हो यार, तुम सोचो, जब तुम बाजार जाते हो तो तुम्हें कैसे मटर खरीदने का मन करता है? जो सुखड़े टुकड़े पड़े रहते हैं या जो मोटे मोटे रहते हैं? मैम जो मोटे मोटे रहते हैं। तो जो राउंड है वो है डोमिनेंट ट्रेट और जो रिंकल्ड है वो है रेसेसिव ट्रेट। क्लियर? फिर है सीड का कलर।
अब मैम बाजार हम जाते हैं तो हमें तो ग्रीन कलर के सीड देख के खरीदने का मन करता है, पर यहाँ पे थोड़ा कहानी उल्टी है बेटा, ठीक है। येलो जो है वो है डोमिनेंट कलर और ग्रीन जो है वो है रेसेसिव कलर, ठीक है। ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नहीं तो बोले मैम हम तो बाजार जाते हैं तो ग्रीन वाला खरीदने का मन करता है, पर बेटा यहाँ पे याद करना है, क्लियर। उसके बाद जो है वो है आपकी पॉड का शेप। पॉड मतलब छिलका। अब आप मटर जाते हैं, जब आप मटर जाते हैं मतलब बाजार जाते हैं तो कैसा मटर खरीदोगे, जो मोटा मोटा होता है। तो जो फुल लिखो, फुल पॉड मतलब बिल्कुल मोटा मोटा। और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड जो सिकुड़ा हुआ है वो अपन नहीं खरीदते, वो रेसेसिव होता है, क्लियर। उसके बाद होता है पॉड का कलर। पॉड का कलर, ठीक है। पॉड ग्रीन मटर खरीदने में ज़्यादा अच्छा लगता है, येलो कलर का छिलका वाला नहीं खरीदते हो, क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिए कितने, 5। 2 हैं, एक है फ्लावर का कलर और एक है फ्लावर की पोजीशन, क्लियर है। ये वाले इसमें है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कैरेक्टर कितने लिए हैं, 7, पर एक इसका जो है हर 7 का एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा, क्लियर है। इतनी बात डन है। आइए अब अपन आगे समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मेंडल के लॉज को समझने के लिए आपको सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझना पड़ेगा, क्लियर है। और यहाँ पर मैं आपको मेंडल के 2 रूल्स समझाऊंगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ध्यान से सुनना तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे, मोबाइल चला रहे होगे, चिट चैट कर रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा बेटा। ध्यान से सुनो, ध्यान से कान खोलो ऐसे करके, ठीक है। आ जाओ। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने जीन को डिस्कवर किया, जिन्होंने फैक्टर कहा। मेंडल ने ही ये बताया कि कुछ चीज़ जो होती है वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाती है, शायद वो फैक्टर है, बाद में चल के वही जीन होता था। जीन ही जाता है जो कैरेक्टर लेके जाता है। नाउ मेंडल ने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, आपकी बुक में एक ही दिया है, पर आप पढ़ तीनों लो, क्योंकि आ गया तो फिर क्या लिखोगे, फिर शिवराम पढ़ाया नहीं था आपने, ऐसे कर दिया, अब यू करना शुरू करोगे, वो मैं चाहती नहीं हूँ, ठीक है। आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। मोनो हाइब्रिड, ठीक है। मोनो का मतलब है एक ही हाइब्रिड बनेगा, इसमें 2 नहीं बन सकते, ठीक है। एक ही हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड मतलब कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। अब इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको सिर्फ एक है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, क्लियर है। what we called as inheritance of 1 character. done. I hope this is clear to you. आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो। कहानी कुछ ऐसी है कि मेंडल ने किया ये है, देखो। मेंडल ने एक टॉल पौधा लिया, ठीक है, टॉल लिया, ठीक। और मेंडल ने एक लिया डॉर्फ, ठीक है। और बेटा ये याद रखना कि मेंडल ने प्योर टॉल लिया है और मेंडल ने प्योर डॉर्फ लिया है। प्योर टॉल का मतलब ये है होमोजाइगस कंडीशन, अभी पढ़ाया था आपको मैंने, और ये भी होमोजाइगस कंडीशन। मैडम ये प्योर कैसे जानी आपकी, ये प्योर होता है, वो भी समझाती हूँ मैं। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बनाएंगे और वो कैरेक्टर है हाइट, ठीक है। अब आपको मैडम ये कैसे पता चला कि प्योर है, इस हम ये मैडम आपको कैसे पता चला कि कैपिटल टी है। मेंडल ने बार बार पॉलिनेशन करवाया, फिर एक समय ऐसा आया कि उनको सिर्फ जो है टॉल ही टॉल प्लांट मिले, डॉर्फ मिला ही नहीं। तो जब ऐसी जनरेशन आ जाए कि सिर्फ टॉल मिलने लगे, डॉर्फ मिले ही नहीं, तो वो प्योर प्लांट हो चुका है, उसमें कैपिटल टी आ चुका है। सिर्फ डॉर्फ प्लांट मिले तो ये प्योर डॉर्फ है। तो मेंडल ने बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया। 10 जनरेशन के बाद अब उनको डॉर्फ मिलता ही नहीं तो वो प्योर टॉल बन चुका है। 10 जनरेशन के बाद टॉल मिलता ही नहीं तो वो प्योर डॉर्फ बन चुका है। ये तरीका होता है, ठीक है। आओ अब ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात, ठीक है, ठीक। आ जाओ, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ध्यान से समझना। कैपिटल टी जो है ये टॉल बनाता है, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर एक कैपिटल टी आ रहा है मम्मी से, ठीक है, मदर से, और एक कैपिटल टी आ रहा है फादर से, मतलब मेल से, क्लियर। एक कैपिटल टी मदर का गैमीट है और दूसरा कैपिटल टी फादर का गैमीट है। अब आपके मन में ये सवाल होना चाहिए, जैसे एक कैपिटल टी कहाँ से आया है, मदर से, और एक कैपिटल टी कहाँ से आया है, फादर से।
मेल फीमेल दिख रहा है क्या? चलो मेल फीमेल मान लो, क्लियर। एक स्मॉल टी कहाँ से आया है? स्मॉल टी आया है मदर से या मेल से, एक स्मॉल टी आया है फादर से, ठीक है। ओके, आ जाओ। ओके, अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं बेटा गैमीट्स। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि गैमीट क्या होता है, इन्हें हम कहते हैं गैमीट्स। जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी हमें नया कॉम्बिनेशन बनाना है, देख बेटा ध्यान से सुनो, XX एक फीमेल है, पर ये XX कैसे बनी? भैया एक X ओवा था, इसमें एक X स्पर्म उड़ता हुआ आया और ये मिल गए और XX फीमेल बन गई। तो जब भी आपको फीमेल बनानी है तो आपकी फीमेल के पास सिंगल X ही होना चाहिए, तभी वो स्पर्म के X से मिलेगा। ये जो सिंगल X आपको दिखाई दे रहा है, ये है गैमीट, और इसके पास कितना क्रोमोसोम है बेटा? 23 मैम। समझ में आई बात? तो बेटा ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हमें नया क्रोमोसोम बनाना है या नया इंडिविजुअल बनाना है, नया, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं XX हूँ, तो एक X मेरी मम्मी लेके बैठी थी जो कि X गैमीट है, और एक X मेरे पिताजी से आया, तो क्या बन गया बेटा? तो XX बन गया और मैं एक इंडिविजुअल बनी जिसका नाम आज शिप्रा तिवारी है। तो ये एक इंडिविजुअल है जो टॉल प्लांट है, इसके पास 2 गैमीट से मिलकर टॉल बना, एक गैमीट आया मेल से, एक गैमीट आया फीमेल से। ये एक डॉर्फ प्लांट है जो कि स्मॉल टी है, एक गैमीट आया मेल से, एक गैमीट आया फीमेल से। तो गैमीट वो सेल्स होती हैं जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब एक गैमीट चलता हुआ दूसरे गैमीट से मिलता है तो डबल सेट हो जाता है, सेट कंप्लीट होता है और एक वो इंडिविजुअल बन जाता है। क्लियर 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 क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मक्खन मलाई, शानदार, जबरदस्त। ऐसा तो नहीं लग रहा है धूम तरह नहीं भगवान माता जी क्या हो ये माँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, मतलब अगर आपके पास 46 है तो ये 23, ये 23, क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आ जाओ। अब बेटा ये लक बाई चांस है, ये हो सकता है इससे फ्यूज हो जाए, या ये हो सकता है इससे फ्यूज हो जाए, ये हो सकता है इससे फ्यूज हो जाए, और ये हो सकता है इसके फ्यूज हो जाए, कुछ भी, इट इज लक बाई चांस, ठीक है भैया। आपके पास स्पर्म भी X और Y होते हैं ना, पर फीमेल के X के साथ X भी फ्यूज हो सकता है, Y भी फ्यूज हो सकता है, इट इज अ लक बाई चांस, ठीक है। कोई कुछ भी फ्यूज हो, आपका बनेगा तो कैपिटल T स्मॉल t ही ना, चाहे ये वाला T इससे, चाहे वाला T इससे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? पहली बात आपको पता होनी चाहिए, ये मैम है हेट्रोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है बेटा जी? लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। आपका जो जाइगोट बना है उसमें 2 डिफरेंट प्रकार के जीन्स हैं हाइट के, क्लियर है? समझ में आ गई बात? बोलो बोलो बोलो, समझ आया? अब कैसा हाइब्रिड बना है? एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड है ना, हाइट का है, तो इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? मोनो हाइब्रिड, ठीक। अब ये जो पहली जनरेशन बनी, ध्यान से सुनो, मैं सब समझा रही हूँ बेटा, एकदम टिप टू द बॉटम अपन समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो पहली जनरेशन बनी इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। ये जो पहली जनरेशन बनी इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन, फाइलियल जनरेशन, जनरेशन 1 बनी। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताओ F1 जनरेशन में क्या बनेगा, तो मेंडल को ये लगा कि टॉल से डॉर्फ को फ्यूज कराए तो मीडियम हाइट का प्लांट बनेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। F1 जनरेशन में सारे 100% कैसे बन गए? टॉल। तो मेंडल ने यहां पर एक रूल एक्सप्लेन किया, ठीक है। मेंडल ने यहां पर एक रूल बेटा जी एक्सप्लेन किया, और इस रूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट जीन है, ठीक है, डोमिनेंट जीन को पहली बात तो आप लिखते कैसे हैं ये देख लीजिए। डोमिनेंट जीन को आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे, ठीक है, जैसे कैपिटल टी। अब अगर आपके पास कैपिटल टी है तो कैसा बनेगा? टॉल। पर अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट जीन हुआ तो भी आप टॉल ही बनोगे। ये कहानी अभी बाद में चल के एक्सप्लेन होगी क्यों ऐसा होता है, ठीक है, टॉल ही बनोगे। ये जो डोमिनेंट है ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मैं किसी क्लास में घुसी, ठीक है, बच्चा कितना भी चाय चाय कर ले पर मुझे देखते बोलता है संट हो जाता है, मैम आ गई, मैम आ गई। उस क्लास में मैं ही डोमिनेंट हूं, तुम नहीं डोमिनेंट हो सकते, तुम शांति बैठे रहोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो एक डोमिनेंट मैं हूं,
ठीक, ये समझ गए ना, तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तुम स्मॉल टी हो, कितना भी कुछ कर लो, बोलूंगी तो मैं ही। तो डोमिनेंट अगर किसी के पास है जीन तो वो हमेशा एक्सप्रेस होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एनी इंडिविजुअल हैविंग द डोमिनेंट जीन ऑलवेज शो इट्स एक्सप्रेशन। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? डोमिनेंट अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, भाड़ में गई दुनियादारी। क्लियर? अब आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हें जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हुआ। डोमिनेंट जीन जहां पर भी होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहीं पर मैं आपको एक और रूल समझा देती हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, चलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। आपने नया इंडिविजुअल बनाया जो कि टॉल था, ठीक है, पर इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये टॉल बना। नया इंडिविजुअल बनाने के लिए पुराने वाले इंडिविजुअल को आपने सेपरेट किया, उसके गैमीट्स अलग अलग किए, फिर नया इंडिविजुअल बनाया। गैमीट्स को जब आप अलग कर रहे थे तो ऐसा थोड़ी था कि कैपिटल टी उड़कर स्मॉल टी का कैरेक्टर बनाने लगा, स्मॉल टी उड़कर कैपिटल टी बनाने लगा। सो व्हेनेवर यू आर ध्यान से सुनो, ध्यान से, कान खोल के सुनो, कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, पानी वानी पी लो, ध्यान सुनो। व्हेनेवर यू पीपल गोइंग टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, लिसन टू मी एवरीबॉडी, इधर आओ। व्हेनेवर यू पीपल गोइंग टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, बेटा यू हैव टू सेपरेट द ओल्डर वन। Because of the separation, there is no change in the characters of the gamete, and that is why it is also called as law of purity of gametes. समझ में आई बात? जब भी आपको नया इंडिविजुअल मैंने बोला ना, तो उसके पास दो गैमेट्स, एक मम्मी का एक पापा का। गैमेट बोला तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, या तो मम्मी का या तो पापा का। सो व्हेनेवर यू पीपल गोइंग टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल, यू हैव टू सेपरेट द ओल्डर वन। Because of the separation, there is no change in the character of gamete. Gamete always being pure. If the tall is showing tall character, अलग होने के बाद भी वो tall ही शो करेगा। मैं भैया X को तुम Y से अलग कर दो, पर X फीमेल का ही क्रोमोसोम है, Y मेल का ही क्रोमोसोम है, उसकी प्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अलग करने पर गैमेट की प्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों रूल क्लियर हो गए आपको? आइए अब आई डोंट थिंक सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हुआ। आ जाओ, अब यहां पर मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, ध्यान से सुनना। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं और कोई दूसरा पेज ले लूँ क्या? चलो यहाँ पे समझा दूं क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको? यहाँ समझा देती हूँ, ठीक है? यहाँ नहीं समझाती, मैं कहाँ पे समझाऊँ? चलो यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो, अब हमारे पास बेटा कैपिटल टी, अब हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में बन रखा है, ठीक है? बोलो 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 बोलो, ये बोलो। यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान से सुनो, कहाँ गया यार? ओके, यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है, वेयर इट इज, ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है? बेटा ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? ये क्या है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। टॉल को आपने डॉर्फ से फ्यूज कराया, ठीक है? टॉल को आपने मतलब एक्सीडेंटली नहीं किया, आपने इंसिडेंटली किया। मुझे टॉल को डॉर्फ से ही फ्यूज कराना, प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ से फ्यूज कराना, तो आपको बताया था मैंने कैसे करना है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब मेंडल ने अकल लगाई। मेंडल को ये थोड़ी पता था बेटा कि इस प्लांट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है। मेंडल ने सोचा कि अगर F1 जनरेशन में मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हैं, तो इसके लिए मैं इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं, मतलब इसी को मेल मान लूं, इसी को फीमेल मान लूं। मेंडल को ये लगा सारे टॉल ही मिलेंगे। अब यहाँ पर बेटा होगी जवानी दीवानी, और यहाँ पर आपको लेना है शिप्रा मैम का गोल्डन रूल। और शिप्रा मैम का गोल्डन रूल है 13, 23, 14, 24। 13, 23, 14, 24 क्या है बेटा? पहले मत लगा देना पेरेंट में, ठीक है? आपको F1 जनरेशन में लगाना है 13, 23, 14, 24। पहले का तीसरे से फ्यूज कराइए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी। पहले का तीसरे से फ्यूज कराइए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर दूसरे का तीसरे से फ्यूज कराइए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर पहले का चौथे से कराइए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरे का चौथे से कराइए तो बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर? मेंडल का तो दिमाग ही घूम गया यार। मेंडल को ये लगा कि मुझे F1 जनरेशन में सारे तो मिले थे कैपिटल, सारे टॉल मिले थे, उनको थोड़ी पता था कि जीन उसके अंदर ये है।
तो मेंडल को ये लगा कि F1 जनरेशन में मुझे सारे टॉल मिले तो F2 में भी सारे टॉल मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। F2 जनरेशन में तो उनका दिमाग ही घूम गया, F2 जनरेशन में उनका दिमाग ही घूम गया। क्लियर? ये बात समझ में आई? आपको मैंने ये पढ़ाया, बच्चों ध्यान से देखना, इसको मैं सब इरेज कर रही हूँ। आपको मैंने ये पढ़ाया कि अगर आपके पास कैपिटल टी है, मतलब अगर आपकी क्लास में मम्मी पापा आ गए और शिप्रा मैम आ गई, फिर तो हमारी बोलने की वही नहीं है। ठीक है, तो ये दो कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट आ गए, तब तो टॉल ही बनना है। ठीक, अगर आपकी क्लास में शिप्रा मैम है और मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो भी शिप्रा मैम ही एक्सप्रेस करेगी, तो ही टॉल ही बनेगा। ठीक, पर आप कब बोल पाते हो? जब शिप्रा मैम क्लास से बाहर चली जाए, जब शिप्रा मैम का सेशन नहीं है। तो अब दोनों आप जो है दो रेसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब वो एक साथ रहेंगे। क्लियर? समझ में आई बात? तो भैया कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब हमने F1 जनरेशन के कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो भैया रिजल्ट में कुछ ये मिला हमें। ठीक है, मैंने बताया आपको 13, 23, 14, 24 रूल लगाना है। रिजल्ट में आपको ये मिला और मेंडल का दिमाग चकरा गया। ठीक है भैया, ये क्या बनेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी देखो, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस भी अभी अपना को सीखना है। ठीक है, अब मेंडल को ये क्या बनेगा बेटा? टॉल। ठीक है, ये दोनों क्या बनेंगे? टॉल। ठीक है, पर ये क्या बन गया? डॉर्फ। मेंडल का दिमाग खराब हो गया, मेंडल का दिमाग खराब हो गया। ये क्या हुआ? अब यहां पर मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाती हूं। अब आपको मैं सिखाती हूं कि जब मेंडल को 4 पौधे दिखे होंगे तो कितने टॉल दिखे होंगे बेटा? एक ये टॉल दिखा होगा, दूसरा ये टॉल दिखा होगा, तीसरा ये टॉल दिखा होगा। तो मेंडल 4 पौधे देख रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। मेंडल जो है बेटा वो 4 पौधे देख रहा है। मेंडल अपने गार्डन में 4 पौधे देख रहा है। तो 3, ठीक है, मेंडल आंख खोल रहा है, 4 पौधे लगे हैं जिसमें 3 उसको क्या दिख रहे हैं बेटा? टॉल, और 1 उसको क्या दिख रहा है? डॉर्फ। तो ये वो देख रहा है, मेंडल आंखों से देख रहा है, देख रहा है ना तू। तो जो चीज आपको दिखती है उसे हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। क्लियर है? तो जो चीज आपको दिख रही है, मेंडल को 4 पौधे दिखे F2 जनरेशन में, दिस इज F2 जनरेशन। क्लियर है? फाइलियल जनरेशन 2। तो इसमें मेंडल को 2 जो जनरेशन दिखी, मतलब जनरेशन 2 में 4 पौधे दिखे जिसमें 3 टॉल दिख रहे हैं और 1 डॉर्फ दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा? वाह वाह, मेरी हैंडराइटिंग तो ऐसा लग रहा है। फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा? तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। ठीक, एक और रेशियो होता है जिसे हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? मेंडल ने ये देखा कि एक जो है, मेंडल को देखा नहीं, मतलब हम बता रही हूँ, मेंडल ने ये देखा कि एक टॉल प्लांट कैपिटल टी वाला है, 2 टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और 1 डॉर्फ प्लांट है जिसके पास स्मॉल टी है। तो भैया कैपिटल टी कहीं जीन देखो। अब जो आपको बाहर से दिख रहा था वो है फिनोटिपिक रेशियो, आकार प्रकार कैसा दिख रहा है, कैसा शेप का है, गोरा है, काला है, कैसा है, छोटा मोटा, पर उसके अंदर कौन से जीन के कॉम्बिनेशन है उसे भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैपिटल टी सिर्फ एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं और स्मॉल टी 1 है। तो आपने जीन देखे तो इसके हिसाब से कैपिटल टी वाला 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं और स्मॉल टी वाले 1 है। ये कहलाता है जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1, जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1। समझ में आई बात? इसमें आपको दिखेगा अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटिपिक में इंटरनल अपीयरेंस। क्लियर है? सो आई थिंक आई एम डन विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी सीख लिया, आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी सीख लिया। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक द गैमीट्स, जब भी ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाता है, जब भी ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है? गैमीट बनाता है। ठीक है, गैमीट के अंदर हमेशा एक ही कॉपी होती है जीन की। ठीक है, और एक ये गैमीट बना लिया आपने। ठीक है, तो हर गैमीट के पास ये स्वतंत्रता होती है कि तू इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके, अच्छा ये वाले इसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से।
ठीक है। स्मॉल टी वाले इसके एक ही साथ नहीं जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला भैया ऐसा है कि ये इसके साथ चले जाए, कोई किसी के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, गैमीट सेपरेट करने से कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्योर रहते हैं, और रैंडमली कोई गैमीट किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। सेम इंडिविजुअल वाला मत से कर देना, ये वाला इसी के गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, क्लियर है। दो पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब आइए आपको मैं शुरू करने वाली हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और यहां से फिर आप समझ जाएंगे आपका लास्ट रूल ऑफ द मेंडल, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर ओवर, क्लियर। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं मैम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। आ जाओ लल्ला। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला 1:2:1। उसमें हमने दो रूल सीखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर है। तो भैया ऐसा है कि रेसेसिव सिर्फ तब एक्सप्रेस हो सकते हैं जब वो साथ में रहे। अभी ये भी आपको पढ़ना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको दो कैरेक्टर लेने हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर लेने हैं। आ जाओ, मैं आपको इसी से समझा दूं क्या, आ जाओ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने दो कैरेक्टर लिए, ठीक है। एक कैरेक्टर लिया आपने राउंड और येलो, यहीं पे समझाऊंगी, ठीक है। आपने एक कैरेक्टर लिया राउंड और येलो, ठीक है, इंडिविजुअल है। देखो भैया, आप दो कैरेक्टर, आप 10 कैरेक्टर भी एक साथ ले सकते हो, क्लियर, ठीक। पर ऐसा कभी होता है कि भैया ह्यूमन बीइंग में तो कितने सारे कैरेक्टर है, पर कोई किसी के काम में इंटरफेयर करता है क्या? नहीं करता। यहां पर हमने, देखो मेरे बालों से क्या हो गया है, ठीक है। यहां पर हमने कितना कैरेक्टर लिया है बेटा जी? यहां पर हमने लिया है दो कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर लिए हैं? दो। एक लिया है राउंड और एक लिया है येलो। इंडिविजुअल लिया ना, मतलब एक पी प्लांट के जो बीजों का शेप है वो राउंड है और येलो कलर का है, ठीक है। अभी गैमीट्स नहीं है, ठीक है, ओके, गैमीट्स नहीं है, तो ये कैसे होंगे? डबल होंगे, एक मम्मी का एक पापा का, क्लियर। और हमने इसको क्रॉस कराया इसके रेसेसिव से, तो राउंड का क्या होता है बेटा? रेसेसिव रिंकल्ड, और येलो का क्या होता है? ग्रीन, क्लियर। जब भी नया इंडिविजुअल बनाना है, पुराने वाले को सेपरेट करना है, ये सीखा आपने, तो सीख कर लो सेपरेट यार। मतलब मैं जो बता रही हूं वही मैं पढ़ा रही हूं, मैंने अपने वर्ड्स में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया। सेपरेट कर लो। सेपरेट करने से किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने आपको बताया कि भैया ये, अच्छा सुनो, कलर वाले के साथ ही फ्यूज करेगा और शेप वाले के साथ ही फ्यूज करेगा, ठीक है। कोई किसी के साथ मत फ्यूज करा देना। अब कैपिटल आर ये वाले स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाले स्मॉल आर के साथ, ये वाला कैपिटल आर ये वाले स्मॉल आर के साथ फ्यूज हो सकता है, ये वाला स्मॉल आर के साथ फ्यूज हो सकता है। कोई किसी के साथ भी फ्यूज हो, बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही ना, बोलो। अब ये वाला कैपिटल वाई इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, इसके साथ भी, ये वाला कैपिटल वाई इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी फ्यूज हो, कोई किसी के साथ भी फ्यूज हो, अपने को क्या लेने देना है? बनना तो यही है, बोलो। ये है आपकी F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन, क्लियर। कौन सी जनरेशन बेटा? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में क्या बना बताओ मुझे? F1 जनरेशन में बना राउंड और येलो। क्यों बना मैम, क्यों बना? एक कैपिटल आर भी है आपके पास तो राउंड बनेगा, एक कैपिटल वाई है तो आपका येलो बनेगा। तो F1 जनरेशन में सारे राउंड और येलो बन गए, ठीक है। अब कौन सा रूल लगाएगा? F1 जनरेशन में बताएगा, मेरी संतानें जो है बताएंगी कौन सा रूल लगाएंगे। यहाँ पर शिप्रा मैम आप सीधे अपना रूल लगाओ, 13, 23, 14, 24, ठीक है। 13, 23, 14, 24, क्लियर। पहले का तीसरे से फ्यूज कराओगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये गैमीट्स बन रहे हैं, देखो गैमीट्स हैं ये। आपका इंडिविजुअल होता तो दो जीन होते, पर गैमीट्स में सिंगल है, गैमीट्स बनाए। फिर 13, 23 लगाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, 14 लगाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके गैमीट्स बन गए, ठीक, क्लियर। ये यहाँ पर हम क्या कराते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में जाके, ये आप कराते हो क्रॉस पॉलिनेशन। F1 जनरेशन में हमेशा कराएंगे आप सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर है। ये याद रखना, ठीक है, भूल नहीं जाना, साथ निभाना साथिया। शिप्रा मैम की बातें सुनो मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। अब ये बेटा आपके 4 गैमीट्स बने हुए हैं। अब इन्हीं गैमीट में आप क्या कराओ? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इन्हीं को मेल मान लो और इन्हीं को फीमेल मान लो, ठीक है। अब ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार करा चुकी हूँ, ठीक है। इनको जब आपने एक ही को मेल माना, ठीक है, और एक ही को फीमेल माना, ये 4 गैमीट्स बनाए, लल्ला लल्ला। ये क्या है बेटा? पहले ये डब्बा क्या है बताओ? ये डब्बा जिसमें हम अपने सारे इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। आप इसको भी दिखा सकते हो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको दिखा लो, आप दिखाओ, देखो गैमीट अलग करो, गैमीट अलग किया मैम, कर लिया।
ठीक है, इसका इससे फ्यूज कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बने। तो ये जो स्क्वायर होता है बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, देखो ध्यान से, इसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या कहते हैं इसे हम? पुनेट स्क्वायर। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? पुनेट स्क्वायर। डन है। अब ये हमने एक गैमीट की रो बना ली और एक गैमीट सेम टू सेम जो मैंने बताया वही गैमीट्स बनाए। ठीक है, हाँ ये देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक गैमीट की रो बनाई और इसी को मेल मानना पड़ेगा, इसी को फीमेल। तो आपके पास 16 प्रकार के पौधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर? इसमें 9 प्रकार के पौधे जो होंगे वो बनेंगे राउंड और येलो। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 कैसे बनेंगे बेटा जी? राउंड और येलो। अब मैं ये नहीं करा रही हूं क्योंकि वन शॉट है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो बनेंगे आपके, ध्यान से सुनो, ग्रीन और राउंड। ठीक है, कैसे 3 क्या बनेंगे? ग्रीन और राउंड। गिनो, गिनो, ग्रीन और राउंड बनेंगे 3। ठीक है, इसको पॉलिनेट कराना, इसका इससे, देखो इसका इन चारों से, फिर इसका इन चारों से, फिर इसका इन चारों से, फिर इसका इन चारों से, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और 3 आपके बनेंगे कैसे? येलो और रिंकल्ड। ठीक है, क्या बनेंगे आपके? 3 बनेंगे येलो और रिंकल्ड। ठीक है, और एक आपका बनेगा ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, ग्रीन और रिंकल्ड। कितना बुरा लिख रही हो शिप्रा मैम, पैरों से लिख रही हो क्या? क्लियर? तो आपके 16 प्रकार के पौधे डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनेंगे। 9 बनेंगे राउंड और येलो, 3 बनेंगे ग्रीन और राउंड, 3 बनेंगे येलो और रिंकल्ड और एक बनेगा ग्रीन और रिंकल्ड। आप गिन लो, इसमें 16 प्रकार के पौधे बनेंगे। ये देख रहे हैं हमको, इसका जीनोटिपिक रेशियो, आपको जीन नहीं देखना है इसके अंदर का, आप सिर्फ देखो कि एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। तो आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर लिए? तो आपने 2 कैरेक्टर लिए। ठीक है, एक लिया शेप और एक लिया कलर। डोमिनेंट में क्या ट्रेड्स लिए? राउंड और येलो, और रेसेसिव में लिए रिंकल्ड और ग्रीन। जब हमने इनको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको सारे कैसे मिले थे बेटा जी? F1 जनरेशन में हमको मैम मिले थे सारे राउंड और येलो। F2 जनरेशन में हमको 16 प्रकार के पौधे मिले। 16 प्रकार के पौधों में 9 थे राउंड और येलो, 3 थे ग्रीन और राउंड, और 3 थे येलो और रिंकल्ड, और एक था ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैं आपको आखिरी रूल ऑफ मेंडल समझा देती हूं, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर एक साथ लिए और उनको क्रॉस करा के देखा और 16 प्रकार के पौधे बनाए, वो भी बढ़िया। आप इसके साथ एक कैरेक्टर और ले लेते, 10 कैरेक्टर ले लेते, पर कोई किसी के जो है काम में इंटरफेयर नहीं करता। हर कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। लॉ ऑफ डोमिनेंट्स कैरेक्टर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब भी हमको नया इंडिविजुअल बनाना है, पुराने वाले को सेपरेट करना है और गैमेट रैंडमली किसी से भी फ्यूज हो सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, आप एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, अपनी ह्यूमन बॉडी में कितने कैरेक्टर्स आते हैं, पर कोई किसी के काम में इंटरफेयर करता है क्या कि बाल वाला काम है तो आज हाइट वाले के अंदर घुस जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये कहता है कि 2 और मोर डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू द गैमेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, In other word, allele receive one gene does not influence the allele received from another gene. ठीक है, तो अगर मैं राउंड वाला भेज रही हूं तो येलो वाले के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस ये हो गए तीनों लॉ ऑफ मेंडल। क्लियर हुआ? चलिए, अब आपका सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, इसको समझते हैं। अब देखो, चलो अब मैं आपको सिखाने वाली हूं कि ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे होते हैं। तो ये आपके जो है तो एनसीईआरटी की बकवास है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ बेटा। शिप्रा मैम के साथ ना आपको यही फायदा मिलेगा, मेरे साथ पढ़ने का यही फायदा है बेटा कि मैं ना बहुत बुकिश कीड़ा नहीं हूँ। उस बुक में क्या लिखा है उसका एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको समझा दूंगी और फिर आप पढ़ना। कैसे नहीं आती समझ में यार एनसीईआरटी? आओ बेटा ध्यान से समझते हैं। मैंने लिया एक टॉल पौधा, क्या कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस, दोनों गैमेट सेम जैसे थे तभी इंडिविजुअल होना, ये भी होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? इन्होंने F1 जनरेशन में क्या बनाया? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। फिर हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 जनरेशन में हमको 4 प्रकार के पौधे मिले जो कि ये थे। ठीक है, ये लल्ला लल्ला डन 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 टन टन डारा, चलती है क्या 9 से 12? चलो आ जाओ, देखो 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 ध्यान से। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कंडीशन की बात करती हूँ। ये है एक टॉल कैरेक्टर।
ठीक है, आपको ये समझ में आया कि बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी वजह से हैं? प्रोटीन की वजह से हैं। तो भैया टॉल हाइट भी प्रोटीन की वजह से ही होगी। तो ये कैपिटल टी वाले ने बोला चल मैं 50% टॉल प्रोटीन मैं बना देता हूँ, तू टेंशन नहीं लेना। इस वाले टॉल जील ने बोला कि चल 50% प्रोटीन मैं बना देता हूँ, तो बन गया 100% प्रोटीन और आपका पौधा कैसा हो गया? टॉल। कैसा हो गया? टॉल। ठीक, अब आते हैं इस वाली कंडीशन के बारे में। अब मान लो, ध्यान से सुनो, ये वाले को मैंने मान लिया ये वाला मैंने मान लिया ये हो गया मान लो मेल। ठीक है, ये हो गया मेल। क्लियर? ठीक है, अब इसका मैंने फ्यूज कराया फीमेल से, मान लो ये फीमेल है, ठीक, या कुछ भी उल्टा मान लो। ठीक, अब बेटा ये फीमेल के 2 क्रोमोसोम्स थे। ठीक, इसमें हाइट का जीन कैसे, ध्यान से सुनो, रुको, देखो ध्यान से, ये है फीमेल। क्लियर? ये है फीमेल। फीमेल में एक क्रोमोसोम आया इसके पति से, ठीक है, और एक क्रोमोसोम मतलब एक पापा से आया एक मम्मी से। भैया पापा से भी ये वाला आ गया और मम्मी से भी ये वाला आ गया। मैम स्मॉल टी क्या है? बेटा पापा में एक ऐसा कंडीशन, मान लो पापा ये वाले थे, ठीक है, भैया आपके पास हर कैरेक्टर के 2 जीन्स होते हैं, एक मम्मी से आता है एक पापा से। भैया जो ये लड़की है इसके पापा से जो हाइट वाला जीन मिला वो गड़बड़ हो गया, और इसकी मम्मी से भी जो हाइट वाला जीन मिला वो भी गड़बड़ मिला। तो अब इसकी बॉडी में टॉल प्रोटीन बन ही नहीं रहा है या बहुत ही कम बन रहा है, तो इसकी हाइट कैसी हो जाएगी? कम। तो वो मटर का पौधा कैसा हो जाएगा? डॉर्फ। समझे? तो एक हाइट का जीन पापा से आ रहा है, एक हाइट का जीन मम्मी से आ रहा है, पर अगर वो जीन गड़बड़ है तो इंडिविजुअल में दोनों खराब जीन मिले तो प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो बच्चे का हाइट जो है, जो मटर का पौधे का हाइट है वो कम हो जाएगा। इनके पास दोनों बढ़िया मिले, मम्मी से भी कैपिटल टी आया, पापा से भी कैपिटल टी आया, तो बच्चा कैसा बन गया? टॉल। अब इसको मम्मी मान लो, इसको पापा मान लो, और बच्चा बना ऐसा, तो बच्चा फिर भी कैसा बनेगा? बच्चा बनेगा टॉल। कैसे बनेगा टॉल? भैया पापा से हमने ले लिया कैपिटल टी, मम्मी से हमने ले लिया स्मॉल टी। ठीक है, पापा के कैपिटल टी ने बोला कि भैया ये एक इंडिविजुअल बना, एक टॉल प्लांट बना जिसके पास ये जीन है। ठीक है, हमेशा हर कैरेक्टर के 2 जीन होते हैं, एक मम्मी का एक पापा से। ठीक है, इसने बोला तू स्ट्रेस लेना नहीं, मैं हूं तेरे साथ। ये रो रहा है, मेरा प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। ये बोलेगा टेंशन मत ले, 100% प्रोटीन मैं ही बना लूंगा। तो अब आपको समझ में आया कि डोमिनेंट करता क्या है? डोमिनेंट रेसेसिव के इफेक्ट को मास्क कर देता है। तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरा काम भी मैं 100% स्वयं कर लूंगा। तो ये ना 100% प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। कैपिटल टी में 50-50 बना रहे हैं, स्मॉल टी में दोनों जीन खराब हो गए मम्मी पापा से आने वाले, तो कोई नहीं बना रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी बोल रहा है तू स्ट्रेस मत ले, तेरा 100% मैं बना लूंगा, और जो प्लांट है वो जो है कैसा बन जाता है? टॉल। तो इस तरीके से जो ट्रेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो सेलुलर डीएनए जो होता है इंफॉर्मेशन लेता है ताकि प्रोटीन बन सके। ठीक है, डीएनए इंफॉर्मेशन देता है आपको, हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड ऑन द ग्रोथ हार्मोन विच टर्न कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो भैया स्मॉल टी वाले जीन आए तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बन ही नहीं रहा है, तो आपका हाइट हो गया, क्योंकि आपके पास जो हाइट वाला जीन है वो ग्रोथ हार्मोन बना ही नहीं पा रहा है। वो हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, नहीं बना पाएगा तो हाइट छोटी हो जाएगी। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। बस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डन। चलिए अब आइए सेम चीज अब आते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है भैया, बधाई हो, लड़की हुई है लड़का हुआ है, चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़के हो जाए। मुझे ये बताओ कि क्या किसी को ये पता होता है कि गर्भ के अंदर पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? नहीं होता बेटा, ध्यान से सुनेंगे। फीमेल जो होती है, लोग ऐसा कहते हैं ना, उल्टा तू लड़का ही पैदा करती है, लड़की ही पैदा करती है, लड़का नहीं पैदा कर पाती। बेटा लड़की तो कभी सेक्स डिसाइड ही नहीं करती थी, उसके पास तो हमेशा से एक्स वाला ही गैमीट था ना। गैमीट है क्योंकि सिंगल लिखा है, इंडिविजुअल हो जाएगा अगर मेल का भी मिल जाएगा तो। ठीक है, तो फीमेल के पास तो हमेशा से ही एक्स क्रोमोसोम था लल्ला, उसके पास तो कुछ और था ही नहीं। अब भैया स्पर्म की रेस लगी, एक आ रहा है एक्स वाला स्पर्म, एक आ रहा है वाई वाला स्पर्म। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब ये पॉसिबिलिटी है कि या तो एक्स वाला पहुंच जाए तो क्या बनेगी? लड़की, लक्ष्मी आएगी घर पे, या अगर वाई वाला पहुंच जाए तो भैया ब्रह्मा जी आएंगे, लड़का होगा। पर ये कैसे जानेंगे? आइए समझते हैं। मान लो फीमेल है XX और मेल है XY, ये 2 इंडिविजुअल है, लड़का लड़की दोनों की शादी करा दी। कोई भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि कोई भी नया इंडिविजुअल बनाना है तो पुराने वाले को सेपरेट करना होगा। कर लो सेपरेट। ठीक है, चलो अब इसी का मैं पुनेट स्क्वायर बना के दिखाती हूँ आपको। चलो आ जाओ,
एक स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है। इधर साइड हमेशा आप लिखेंगे मेल को, हमेशा ऐसा। गैमीट सेपरेट करो, एक मेल का गैमीट एक्स है, दूसरे का वाई है। इधर साइड हमेशा फीमेल को लिखेंगे, जिसको प्लस से दिखाते हैं, तो एक्स ये हो गया, एक्स ये हो गया। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या पढ़ा, रैंडम है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता 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 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 4 इंडिविजुअल बने जिसमें 50%, ध्यान से देखेंगे, है ना, आ जाओ। 4 इंडिविजुअल बने लल्ला, जिसमें 50% क्या बनी है, फीमेल, ठीक है, और 50% क्या बना है, मेल। बोलो, ये भी तो मेंडल का ही लॉ है, जो मैंने आपको पूरा बताया। सेग्रीगेशन कंप्लीट हुआ, पुनेट स्क्वायर बना लिया अपन ने। तो कभी भी आपको ये नहीं पता होता कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा बेटा, हमेशा 50-50% चांसेस होते हैं कि मेल बने या फीमेल। ये इसकी थ्योरी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, ठीक है, और ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों में जो सेक्स डिसाइड होता है वो एनवायरनमेंट से होता है कि भैया हाई टेम्परेचर होगा तो तुम लड़का बनोगे, लो टेम्परेचर होगा तो लड़की बनोगे। पर हमारे में सेक्स डिसाइड करने का मेन रोल वाई क्रोमोसोम का होता है। वाई आएगा तो मेल बन जाओगे, नहीं आएगा तो फीमेल बनोगे। क्लियर है। आपके पास 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। जितने क्रोमोसोम है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपकी बॉडी में एक ऑटोसोम और एलोसोम्स होते हैं। आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें करीब 44 क्रोमोसोम, करीब क्या 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इनको हम ऑटोसोम कहते हैं। ये हाइट, हेल्थ, बाल, माल, कलर, मलर, ये सब ऑटोसोम्स होते हैं। पर सेक्स डिसाइड करने वाले 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम XY है मतलब लड़का बनेगा, सेक्स क्रोमोसोम XX है मतलब लड़की बनेगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सेक्स डिटर्मिनेशन आपकी पूरी थ्योरी है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सेक्स जो डिटरमाइन होता है वो बेटा एनवायरमेंट से भी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पर हमारे में सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेल का क्रोमोसोम। कौन सा आएगा हम वो बना लेंगे। भैया फीमेल के पास तो हमेशा से एक्स था ना, तो कभी भी ये नहीं बोल सकते कि तेरे लड़की ही होगी, तेरे लड़का होगा। इट इज जस्ट लक बाय चांस बेटा, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। So today we have completed with a detailed explanation of heredity. Detailed. I have covered each and every point. अब NCERT पढ़ो, कैसे नहीं समझ में आएगा, कैसे तुम्हें एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस की प्रैक्टिस एक दिन जो है छोटा सा सेशन करवा के लाइव में ही 2-4 प्रैक्टिस करवा दूंगी तो बनने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो टुडे वी हैव लर्न द हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, मेंडल के लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, वेरिएशन के कारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ डू ट्रेड गेट एक्सप्रेस्ड, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द NCERT। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट इन होल यूट्यूब। इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे, छोटा वीडियो मैं बना सकती हूँ पर मेरे बच्चों को मैं चाहती हूँ हर कुछ बने, ठीक है। समझ में आई बात। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करने के लिए कभी भी एक्सक्यूज नहीं देती हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, दिल से, शिद्दत से, मेहनत से। रात के 11 बज रहे हैं अभी और 11 बजे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और इस बात को जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करिए और रिस्पेक्ट के साथ पढ़िए, दूसरों को रिस्पेक्ट दे दीजिए, बढ़िया खुश रहिए, आनंद करिए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको बायोलॉजी का किंग और क्वीन बनना है। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।